दोस्तों, हम एक बार फिर आ गए हैं आप सभी के लिए एक नई नोवेल लेकर। और इस नोवेल की डेली नया एपिसोड शाम 4 बजे हमारे इसी चैनल पर मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कहानी शुरू करने से पहले इस कहानी का छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। कहानी का नाम है द राइज ऑफ मिस्टीरियस किलर। इस कहानी में आपने हीरो का नाम अयान रहेजा, जो दिल्ली के एक इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र है। वो छुट्टियों में अपने घर मुंबई आया है। एक दिन उसके पूरे परिवार की एक बॉम्ब ब्लास्ट में मौत हो जाती है। अयान को पता चलता है कि ये बॉम्ब ब्लास्ट एक साजिश थी जिसका शिकार बना था अयान का परिवार। अयान इस बॉम्ब ब्लास्ट के छानबीन में अयान को ऐसे राजों पता चलता जो उसे इस दुनिया का सबसे बड़ा और आधुनिक किलर बनने पर मजबूर हो जाता है। खौफ बढ़ने की वजह से वो पूरी दुनिया में द राइज ऑफ मिस्टीरियस किलर के नाम से मशहूर हो जाता है। क्यों मारा गया था अयान का परिवार और किसकी थी ये साजिश? कैसे राज पता चले अयान को जिसने उसे मजबूर कर दिया किलर बनने के लिए? किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया अयान ने मिस्टीरियस किलर बनने के लिए? कब तक बचेगा अपना हीरो दुनिया की खुफिया एजेंसी और अंडरवर्ल्ड से? जानने के लिए कहानी को सुनते रहे द राइज ऑफ मिस्टीरियस किलर, सिर्फ और सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल सिर्फ सुनो पर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आधी रात में मुंबई के एक बड़े होटल के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। तभी उस होटल का गार्ड आता है और गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहता है, आपका स्वागत है सर। उद्धरण चिन्ह। कुछ लोग गाड़ी से उतरते हैं और अंदर चले जाते हैं। गार्ड ने पहले ही उनसे चाबी ले ली थी ताकि वह गाड़ी को पार्क कर सके। ये होटल तो काफ़ी था लेकिन इसकी पार्किंग रोड के दूसरे तरफ थी। वो गार्ड गाड़ी को पार्किंग में ले जाकर पार्क कर देता है। उसके बाद चाबी अपने पास संभाल कर रख लेता है। तभी वहां एक दूसरा गार्ड आ जाता है जो कुछ दिनों पहले ही काम पर लगा था। वहां आते ही वह गार्ड पूछता है कि क्या बात है भाई, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तभी पहले वाला गार्ड कहता है, तुम अभी यहाँ नए आए हो इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि ये लोग कौन है। पहले वाले गार्ड के माथे पर पसीने देखने के बाद दूसरा गार्ड पूछता है कि कौन है ये? पहला गार्ड कहता है, तुमने रहेजा ग्रुप ऑफ फार्मास्यूटिकल्स का नाम तो सुना ही होगा। दूसरा गार्ड कहता है, हाँ भाई, मैंने इस कंपनी के बारे में पेपर में पढ़ा था और कई बार तो न्यूज में भी इनके बारे में सुना है। ये कंपनी तो मुंबई की सबसे बड़ी कंपनी में से एक है। पहला गार्ड ये सुनने के बाद कहता है, सिर्फ मुंबई ही नहीं, इनका कारोबार और भी कई राज्यों में चलता है। ये लोग जो यहाँ आए हैं इस कंपनी के चेयरमैन अजय रहेजा और उनकी फैमिली है। ये लोग अक्सर यहाँ डिनर के लिए आते रहते हैं। अभी वे दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि एक और गाड़ी वहाँ आकर रुक जाती है। इस गाड़ी को देखते ही पहला गार्ड जल्दी से वहां आता है और गाड़ी का दरवाजा खोलता है। उसमें से भी कुछ लोग निकलते हैं और होटल के अंदर चले जाते हैं। वह गार्ड उनसे भी चाबी ले लेता है और पार्किंग में पार्क करके वापस आ जाता है। दूसरा गार्ड फिर पूछता है, ये लोग कौन थे भाई? पहला गार्ड कहता है, इनका नाम मयंक रहेजा है और ये अजय रहेजा का भाई और बिजनेस पार्टनर है। दोनों मिलकर बिजनेस करते हैं। इसी वजह से रहेजा ग्रुप ऑफ फार्मास्यूटिकल्स आज इस मुकाम तक पहुंचा है। दूसरा गार्ड ये सब सुनकर हाँ में अपना सर हिलाता है। उसके बाद कहता है कि ये लोग तो काफ़ी बड़े लोग हैं, अगर इनके घर या ऑफिस में मुझे गार्ड की भी नौकरी मिल जाए तो मेरी लाइफ बन जाए। पहला गार्ड कहता है, हाँ भाई, तुम्हारी बात तो सही है लेकिन हमारी ऐसी किस्मत कहाँ? उद्धरण चिन्ह। पहला गार्ड कहता है, तुम कुछ भी कहो, मुंबई का सबसे अमीर और खतरनाक आदमी सिर्फ एक ही है, संजय सिंघानिया। उसका यहाँ इतना खतरनाक रुतबा है कि मुख्यमंत्री भी उससे डरता है और उसके सामने झुककर सलाम ठोकता है। उद्धरण चिन्ह। दूसरा गार्ड कहता है, मैंने भी सुना है कि उसने एक परिवार को चौराहे पर बेरहमी से मार दिया था लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। पहला गार्ड कहता है, तुम्हें पता नहीं है कि उसे यहाँ के सबसे बड़े गैंगस्टर अबुल आज़ाद का सपोर्ट है। पूरे मुंबई में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि अबुल आज़ाद के खिलाफ जा सके। दूसरा गार्ड कहता, तुम्हारा क्या मतलब है? उद्धरण चिन्ह। पहला गार्ड कहता है, अगर संजय सिंघानिया चाहे तो रहेजा ग्रुप ऑफ फार्मास्यूटिकल्स को एक ही दिन में खत्म कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। दूसरा गार्ड कहता है, क्या बात कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। पहला गार्ड कहता है, हाँ भाई, ये लोग भी संजय सिंघानिया का ही कहा मानते हैं, अगर नहीं मानेंगे तो इन्हें खत्म होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। दूसरा गार्ड कहता है, हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, ये अमीर लोग शाले कभी चैन की नींद भी नहीं सो पाते होंगे। इसके बाद दोनों हंसने लगते हैं। होटल के अंदर जाते ही होटल का मैनेजर जल्दी से एक वीआईपी कमरा उनके लिए खोल देता है और 3 वेटर को अंदर उनके ऑर्डर लेने के लिए भेज देता है। तीनों वेटर अंदर जाकर उनसे ऑर्डर लेने लगते हैं। एक 45-50 साल का आदमी कहता है, मेरा छोटा भाई भी आने वाला होगा, उसके बाद हम कोई ऑर्डर देंगे। ये बात सुनते ही तीनों वेटर एक साइड में खड़े हो जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। 5 मिनट के बाद दरवाजा खुलता है और 4 और लोग दरवाजे के अंदर आ जाते हैं।
तभी वह 45-50 साल का आदमी कहता है, तुम तो हमारे साथ ही निकले थे मयंक, तो यहाँ आने में इतनी देर कैसे हो गई? मयंक रहेजा कहता है कि क्या कहूँ भाई, मुंबई के ट्रैफिक को तो आप जानते ही हैं। आप एक सिग्नल से पार हो गए थे लेकिन मैं फंस गया था, इसी वजह से लेट हो गया। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद सभी लोग बैठ जाते हैं और वेटर उनका ऑर्डर लेकर चला जाता है। हमेशा ये लोग गार्ड के साथ चलते थे लेकिन होटल से कुछ दूर अपने गार्डों को रोक कर ही डिनर पर आते थे। ये होटल पुलिस स्टेशन के बगल में ही था जिससे इन्हें कोई खतरा नहीं था। मयंक रहेजा एक 20-22 साल के लड़के को देखकर पूछता है कि अयान, तुम अब बीटेक खत्म करने वाले हो, तो आगे तुम्हारा क्या इरादा है? अयान कहता है कि अभी बीटेक खत्म होने में 1 साल और बाकी है अंकल, उसके बाद ही मैं सोचूंगा कि आगे क्या करना है। तभी अयान का पिता अजय रहेजा हंसते हुए कहता है, अब तक इसने मुझे भी नहीं बताया है कि आगे इसका क्या इरादा है। उसके बाद सब लोग हंसने लगते हैं। उसके बाद वेटर उन लोगों का ऑर्डर किया हुआ खाना लेकर आ जाता है। उसके बाद सभी लोग खाने लगते हैं और अजय रहेजा और मयंक रहेजा बिजनेस से रिलेटेड बातचीत करने लगते हैं। मयंक रहेजा और अजय रहेजा की पत्नी भी आपस में बातचीत करने लगते हैं। मयंक रहेजा के दोनों बच्चे जो कि सिर्फ 10-15 साल के थे, वो लोग भी आपस में बातचीत करके खाने लगते हैं। अयान अपने माँ बाप का इकलौता औलाद था, इसलिए वो अकेला महसूस कर रहा था। इसलिए अयान फ़ोन चलाना शुरू कर देता है और सोचता है कि मैं कितना बदकिस्मत हूँ यार, कोई बात करने के लिए भी मेरी फैमिली में नहीं है। तभी अयान का ध्यान अपने पापा की तरफ जाता है जो कुछ ढूंढ रहे थे। अयान कहता है, आप क्या ढूंढ रहे हैं? तभी अजय रहेजा कहता है, मुझे मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा है, शायद मैं अपने फ़ोन को कार में ही भूल गया हूँ। उद्धरण चिन्ह। अयान कहता है, मैं लेकर आता हूँ। इसके बाद अयान उठकर फ़ोन लेने के लिए बाहर आ जाता है और उस गार्ड से चाबी लेकर पार्किंग एरिया की तरफ चला जाता है। उद्धरण चिन्ह। अयान अभी फ़ोन लेकर रोड पार करने वाला ही होता है कि कोई उसे आवाज़ देता है। अयान पीछे देखता है कि उसी के उम्र का एक लड़का खड़ा हुआ उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। अयान भी मुस्कुराते हुए पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो आदित्य? आदित्य स्कूल से ही अयान का काफ़ी अच्छा दोस्त था। वह अयान जितना अमीर तो नहीं था लेकिन वह भी अमीर था। इससे पहले कि आदित्य कुछ बोल पाता, एक कान को फाड़ के रख देने वाली आवाज़ से वहाँ मौजूद लोग कांप जाए हैं। अयान आवाज़ के दिशा में देखता है जिससे उसकी रूह कांप उठती है। तभी अचानक एक पत्थर का बड़ा टुकड़ा अयान से टकरा जाता है और अयान उड़ते हुए कुछ दूर जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। दरअसल उस होटल में एक बम ब्लास्ट हुआ था जिसकी वजह से पूरा का पूरा होटल कुछ ही सेकंड में ज़मीन में मिल गया था। उसका एक बड़ा सा टुकड़ा अयान को लग गया था जिसकी वजह से अयान बेहोश हो गया था। अयान को होश आता है और वह अपने आप को एक हॉस्पिटल में लेटा हुआ पाता है। अयान को अपने शरीर में काफ़ी दर्द हो रहा था। अयान को तभी याद आता है कि उसके साथ क्या हुआ था। अयान जोर से चिल्लाता है कि ऐसा नहीं हो सकता। अयान की चिल्लाहट को सुनकर कुछ लोग अंदर आ जाते हैं जिसमें आदित्य भी शामिल था। आदित्य अयान को शांत करने की कोशिश करने लगता है लेकिन अयान जल्द से जल्द यहाँ से जाने की जिद करने लगता है। तभी एक नर्स वहाँ आती हैं और अयान को कहती हैं कि सर, आप यहाँ से अभी नहीं जा सकते क्योंकि आपके हाथ की एक हड्डी टूट गई है। नर्स की यह बात सुनकर अयान शांत हो जाता है और अपने दाएं हाथ की तरफ देखता है जो प्लास्टर कर दिया गया था। अयान आदित्य की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे यहाँ से जाना है। अयान के गुस्से से भरे चेहरे को देखकर आदित्य भी सकते में आ जाता है। वह नर्स की तरफ देखकर कहता है कि इसे डिस्चार्ज करने का प्रोसेस शुरू करो। नर्स भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि ऐसे बड़े लोगों के सामने उसकी कोई औकात नहीं थी। नर्स कहती है कि 10 मिनट में हो जाएगा। अयान चिल्लाते हुए कहता है कि जो करना है जल्दी करो। आदित्य फिर अयान को शांत रहने के लिए कहता है और नर्स को वहां से जाने का इशारा करता है। नर्स वहां से चली जाती हैं। अयान आदित्य को देखते हुए पूछता है कि मैं कब से यहाँ हूँ? आदित्य कहता है कि तुम्हें पूरे 2 घंटों के बाद होश आया है। अयान आदित्य का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि मेरी फैमिली कहाँ है? आदित्य अपने आप को अयान से अलग करता है और उस रूम में लगे टीवी को ऑन करता है और अयान को टीवी की तरफ देखने का इशारा करता है। अयान भी उसे छोड़ देता है और टीवी की तरफ देखने लगता है। टीवी में एक न्यूज़ चैनल पर एक खूबसूरत सी दिखने वाली लड़की उस होटल के काफ़ी दूर खड़े होकर उस होटल के फुटेज को दिखा रही थी। अयान देखता है कि वहां पुलिस और फायर ब्रिगेड वाले मलबों को हटाकर लोगों के लाशों को निकाल रहे थे। तभी वह लड़की कहती है कि आप लोग अपने पीछे इस मलबों को देख रहे हैं, ये 2 घंटे पहले मुंबई के सबसे बड़े होटलों में से एक रॉयल मून था, लेकिन अब ये मलबे में तब्दील हो चुका है। सूत्रों के हिसाब से माने तो इस 5 फ्लोर के होटल को ढहने में सिर्फ चंद सेकेंडों का वक्त लगा। इस होटल में उस वक्त लगभग 25,000 लोग थे, जिनमें से अब तक 20,000 लोगों को निकाला जा चुका है, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं पाया गया है और कई लोगों के तो सिर्फ टुकड़े मिले हैं जिन्हें पहचानना भी मुश्किल है। अभी अभी सूत्रों से ये भी पता चला है कि मुंबई के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक अजय रहेजा, मयंक रहेजा और उनकी पूरी फैमिली भी बॉम्ब ब्लास्ट के वक्त उसी होटल में मौजूद थी।
जैसे ही इस बात का पता लोगों को लगा वैसे ही रहेजा ग्रुप ऑफ फार्मास्यूटिकल्स की शेयर में भारी गिरावट आ गई है, जिसकी वजह से 30,000 करोड़ की कंपनी अब सिर्फ 10,000 करोड़ की रह गई है, जिसकी वजह से बैंक ने अपने 30,000 करोड़ के कर्ज को वापस लेने के लिए रहेजा ग्रुप ऑफ फार्मास्यूटिकल्स और अजय रहेजा और मयंक रहेजा के सारे प्रॉपर्टियों को कुर्क कर लिया है और अगले हफ्ते इसकी नीलामी होने वाली है। नीलामी का वक्त तो कल का ही था, लेकिन अगर रहेजा ग्रुप ऑफ फार्मास्यूटिकल्स का कोई वारिस अगर बचा हुआ हो तो कोर्ट में आकर अपनी बची हुई प्रॉपर्टियों पर अपना दावा कर सकता है, इसलिए डेट को अगले हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया था। अयान तो ये सुनते ही शौक के वजह से फ्रिज हो गया था। अयान अब शांत हो गया था और आदित्य को कहता है कि वह उसे सबसे पहले उस जगह ले चले जहां लाशों को रखा जा रहा है। आदित्य हाँ कहता है और अयान को सहारा देने लगता है। इससे पहले कि अयान हॉस्पिटल के उस कमरे से बाहर निकल पाता तभी वो रिपोर्टर कहती है कि ये देखिए, रहेजा फैमिली की लाश भी मिल गई है और कोई भी इन्हें पहचान सकता है क्योंकि इनके मुंह को एक भी खरोंच नहीं आई है, लेकिन शरीर के नीचे के कई हिस्से गायब पाए गए हैं। पूरे 6 लाशें मिली हैं जो एक ही जगह पर पाई गई है। काफ़ी खोजने पर भी अजय रहेजा के बेटे अयान रहेजा का कोई पता नहीं चल पाया है। आखिर अयान रहेजा की लाश गई कहाँ? क्या उनके लाश के इतने टुकड़े हो गए कि वह पहचाने ही नहीं जा सकते हैं? अयान पास के पड़े हुए ग्लास को उठाता है और उस टीवी की तरफ फेंक देता है, जिसकी वजह से टीवी बंद हो जाता है। आदित्य अयान को पकड़ लेता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है। अयान आदित्य के कॉलर को पकड़कर कहता है कि मेरी पूरी फैमिली मारी गई है और मैं शांत रहूं। इससे पहले कि आदित्य कुछ कर पाता, वह नर्स आती हैं और आदित्य को वो डिस्चार्ज पेपर दे देती हैं। आदित्य उस डिस्चार्ज पेपर पर साइन कर देता है और अयान को लेकर काउंटर पर बिल पे करने के लिए पहुंच जाता है। आदित्य अपना कार्ड निकालकर काउंटर पर खड़ी हुई लड़की की तरफ बढ़ाने वाला ही होता है कि अयान उसे रोक देता है और अपना एक कार्ड आगे बढ़ा देता है। आदित्य को देखने लगता है। वो लड़की अयान को उसका कार्ड लौटाते हुए कहती है कि सर, आपका कार्ड ब्लॉक हो चुका है। अयान अपना 6 और कार्ड निकाल कर रख देता है और कहता है कि इसे भी चेक कीजिए। अयान के 5 और कार्ड ब्लॉक पाए जाते हैं, लेकिन आखिरी कार्ड एक्टिव पाया जाता है। यह अयान के खुद का कार्ड था जिस पे अभी भी 100 करोड़ रुपये थे। बिल पे होने के बाद वो लड़की अयान को उसका कार्ड दे देती है और अयान आदित्य को कहता है कि उसे उस जगह पर जाना है जहां वे लोग लाशों को रख रहे हैं। आदित्य इतना सुनने के बाद अयान को अपने कार में बैठाकर उस जगह पहुंच जाता है जहां लाशें रखी हुई थी। अयान और आदित्य उस मुर्दा घर में पहुंच जाते हैं जहां सब लोगों के लाशों को रखा गया था। अयान जैसे ही गाड़ी से बाहर निकलता है, मीडिया के लोग उसे घेर लेते हैं। एक आदमी अपने कैमरे की तरफ देखते हुए कहता है कि अभी आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि अभी अभी अयान रहेजा यहाँ आए हैं। इसका मतलब है कि शायद वो उस वक्त होटल में नहीं थे जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। चलिए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आगे उनका क्या फैसला होगा। उसके बाद कई लोग अपना माइक लेकर अयान की तरफ आने लगते हैं। अयान को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए उसने पहले ही अपने गार्डों को फ़ोन करके बुला लिया था। गार्ड उन सारे लोगों को रोक देते हैं जो अयान की तरफ आ रहे थे। अयान, आदित्य और कुछ गार्ड अंदर चले जाते हैं। मीडिया के लोग दूर से ही अयान से सवाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अयान किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देता और अंदर चला जाता है। अयान अंदर के नज़ारों को देखकर अंदर तक हिल जाता है। अंदर हर तरफ लाशें ही लाशें थी। पूरे वातावरण में एक अजीब तरीके का गंध फैल गया था जिसके वजह से अयान का सर भारी होने लगा था और उल्टी भी आ रही थी। हर तरफ मरे हुए लोगों के परिवार वाले रो रहे थे और चिल्ला रहे थे कि हे भगवान, आपने ये क्या किया, अब हमारा और हमारे परिवार का क्या होगा। अयान इन सब को नज़रअंदाज करके अपने परिवार वालों के लाशों को ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद उसे उनके लाश मिल जाते हैं। उन्हें देखते ही अयान के आंखों से आंसू आने लगते हैं। आदित्य अयान के कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे ढांढस बंधाने की कोशिश करने लगता है। अयान भी कुछ वक्त तक रोने के बाद नॉर्मल हो जाता है और उनकी लाशों को वहां से लेकर शमशान घाट पहुंच जाता है और उनका अंतिम संस्कार कर देता है। वहां से अयान अपने घर पर पहुंच जाता है और देखता है कि उसके घर को पहले ही सील कर दिया गया था। उसके घर के दरवाजे पर कोर्ट का नोटिस भी चिपका हुआ था कि अगले हफ्ते इस घर और उससे जुड़ी हुई सारी प्रॉपर्टियों को अगले हफ्ते नीलाम किया जाएगा। अयान वहां से बाहर निकल जाता है और आदित्य को कहता है कि वह उसे उसके सबसे पुराने घर पर छोड़ दे। आदित्य उसे उसके कहे गए पते पर छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। अयान का यह मकान उसका पुश्तैनी मकान था जिसका बैंक और उसके लोन से कोई लेना देना नहीं था। अयान और उसकी फैमिली के अलावा कोई और इस घर बारे में कुछ नहीं जानता था, इसी वजह से बैंक ने इसे कुर्क नहीं किया था। अयान अपने बॉडीगार्ड्स को कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। उन बॉडीगार्ड्स का चीफ अक्षय कहता है कि सर, हम आपको ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। अयान उसे देखते हुए कहता है कि काहे का सर, अगले हफ्ते ही सब कुछ नीलाम होने वाला है। तभी अक्षय कहता है कि अभी अगले हफ्ता आने में काफ़ी वक्त है सर, तब तक कम से कम हमें अपने साथ रहने दीजिए। अक्षय की बात सुनकर बाकी के गार्ड्स भी हाँ में सिर हिलाते हैं। अयान उन्हें मना कर देता है, लेकिन वो लोग जिद पर अड़ जाते हैं।
अयान कुछ वक्त तक सोचता है और कहता है कि अगर तुम लोग मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो जाकर ये पता करो कि यह बॉम्ब ब्लास्ट कैसे हुआ। वो लोग ये सब सुनने के बाद भी वहां से जा नहीं रहे थे। अयान उन्हें ऑर्डर देते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ से जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो और नीलामी के दिन मुझे लेने आ जाना और किसी को ये मत बताना कि मैं यहाँ हूँ। अक्षय अयान के दिए गए ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकता था, इसलिए वह अपने लोगों के साथ वहां से चला जाता है। अक्षय और उनके लोग काफ़ी वफादार थे क्योंकि रहेजा फैमिली ने उन्हें उस वक्त नौकरी पर रखा था जब उन्हें नौकरी की हद से ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर रहेजा खानदान उन्हें नौकरी पर नहीं रखता तो शायद वे लोग अब तक भूख से मर गए होते। अक्षय अपने लोगों को कहता है कि हमें किसी भी कीमत पर इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे कौन है उसका पता लगाना होगा। उनमें से एक आदमी कहता है कि मिनिस्टर वासु रेड्डी ने यह बयान दिया कि यह आतंकवादी हमला था। अक्षय उसे कहता है कि हमें मंत्रियों के बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में अबुल आज़ाद को पक्का पता होगा क्योंकि उसके सपोर्ट के बिना कोई भी यहाँ कुछ नहीं कर सकता था। तभी उनमें से एक फिर कहता है कि आपका मतलब है कि इसके पीछे अबुल आज़ाद का हाथ है। अक्षय कहता है कि शायद ऐसा हो भी सकता है क्योंकि उसके बिना इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो ही नहीं सकता है। आज से हमारा मिशन है कि हमें इसके पीछे किसका हाथ है वो पता लगाना है। सब लोग हमेशा हिलाते हैं और वहाँ से अपने डिसाइड किए हुए काम करने चले जाते हैं। अयान उन लोगों को वहाँ से भगाने के बाद अपने घर में आ जाता है। काफ़ी वक्त से वहाँ कोई नहीं आया था, इसलिए अयान उस छोटे से घर को साफ करने के बाद अपने कमरे में लेटकर अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है, जिसकी वजह से उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। देखते ही देखते नीलामी का दिन भी आ जाता है और गार्ड्स अयान को लेने आ गए थे। अयान भी अब कुछ हद तक अपने दर्द से उबर गया था। अयान देखता है कि उनके साथ अक्षय नहीं था तो अयान उनसे अक्षय के बारे में पूछता है। उनमें से एक कहता है कि अक्षय सर अभी किसी काम से कहीं गए हुए हैं, बहुत जल्द वो आपसे मिलेंगे। उसके बाद अयान नीलामी में पहुंच जाता है और जैसा उसने सोचा था उसकी पूरी प्रॉपर्टी नीलाम हो जाती है और अयान उस पेपर पर साइन करने बाहर आ जाता है और पैदल ही वहां से जाने लगता है। अयान सोचता है कि सब खत्म हो गया। तभी एक गार्ड कहता है कि सर मैं आपको आपके घर पर छोड़ देता हूँ। अयान कहता है कि अब मैं तुम लोगों का सर और तुम लोग मेरे बॉडीगार्ड नहीं रहे। उनमें से एक गार्ड कहता है कि लेकिन हम आपको आखिरी बार आपके घर छोड़ सकते हैं। अयान उन्हें मना कर देता है और वहां से पैदल ही चला जाता है। तभी अयान को एक फ़ोन आता है। अयान की पूरी प्रॉपर्टी नीलाम हो गई थी। अयान के पास उसके उस पुश्तैनी घर के अलावा सिर्फ 10 लाख सपे ही बचे थे क्योंकि नीलामी के बाद भी अयान 100 करोड़ कर्ज में डूबा हुआ था। इसलिए उसने अपने अकाउंट में बचे हुए 100 करोड़ रुपयों को भी दे दिया था ताकि वह पूरी तरीके से कर्ज से आज़ाद हो सके। अयान की पूरी प्रॉपर्टी को एक ही कंपनी ने खरीदा था। उस कंपनी का नाम था सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल, जो संजय सिंघानिया की कंपनी थी। इस कंपनी में सिर्फ संजय सिंघानिया का 70% शेयर था और बाकी उसके कुछ भाइयों और उस कंपनी के बड़े बड़े लोगों के पास था। अयान वहां से पैदल ही निकल जाता है क्योंकि उसकी गाड़ियां तक नीलाम हो गई थी। उसके पुराने बॉडीगार्ड्स उसे घर छोड़ने का ऑफर भी देते हैं लेकिन अयान उन्हें मना कर देता है और पैदल ही मुंबई के सड़कों पर चलने लगता है। कुछ ही देर के बाद अयान एक बिल्डिंग के पास पहुंच रुक जाता है और उसे देखने लगता है। उस बिल्डिंग पर लिखा हुआ था सिंघानिया ग्रुप ऑफ फार्मास्यूटिकल। अयान को तभी याद आता है कि ये बिल्डिंग कभी उसके पापा की हुआ करती थी। अयान ऐसे ही कुछ वक्त तक उस बिल्डिंग को देखता है और अपने घर की तरफ निकल जाता है। तभी उसके फ़ोन पर किसी का फ़ोन आने लगता है। अयान अपना फ़ोन निकालता है और देखता है कि ये फ़ोन अक्षय का है। अक्षय उससे एक बार भी आज मिलने नहीं आया था। इस बात से अयान थोड़ा परेशान था। अयान उसका फ़ोन उठाता है और कहा है कि तुम कहाँ हो अक्षय और मुझसे आप मिलने क्यों नहीं आए। अक्षय एक अजीब आवाज़ में उधर से कहता है कि आपका शक बिल्कुल सही था सर। अयान कहता है कि कौन सा शक। अक्षय कहता है कि यह बॉम्ब ब्लास्ट किसने करवाया था इसका पता चल गया है। मैंने इसका पता लगा लिया है। अयान कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। अक्षय हड़बड़ाने वाले आवाज़ में कहता है कि ये सब प्री-प्लान्ड है सर। ये बॉम्ब ब्लास्ट भी पहले से ही प्लान्ड था। अयान उससे कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला और कौन है इसके पीछे। अक्षय कहता है कि आपने कहा था कि आपसे तभी मिल सकता हूं जब मुझे ये पता चल जाए कि ये बॉम्ब ब्लास्ट किसने करवाया है। इसलिए मैं उस दिन से बस इसी के पीछे था और आज मुझे ये पता चल ही गया है कि इसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है। अयान को तभी याद आता है कि उस दिन उसने इन लोगों को ऐसा इसलिए कहा था ताकि वे लोग अयान को अकेला छोड़ दे। लेकिन अयान को विश्वास नहीं था कि उसके बातों को अक्षय इतना सीरियसली ले लेगा। अयान कहता है कि बताओ मुझे कि इसके पीछे आखिर है कौन। अक्षय कहता है कि मैं आपको मिलके बताऊंगा क्योंकि इन बातों को फ़ोन पर मैं नहीं बता सकता हूँ। मैं आपको एक लोकेशन भेज रहा हूँ, वहाँ आप जल्द से जल्द आ जाए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। इसके बाद अयान के फ़ोन पर अक्षय एक लोकेशन भेजता है जो उसके घर से कुछ ही दूर पर था। अयान ऑटो लेकर अपने घर के तरफ जाने लगता है। अयान 2 घंटों के बाद अपने घर पहुंचा था क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था जिसकी वजह से अयान को अपने घर पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी।
अयान जल्दी से उस ऑटो से उतरता है और वहां जाने के लिए निकल जाता है जहां का अक्षय ने लोकेशन भेजा था। अयान अपने फ़ोन में वह लोकेशन खोलता है जो अक्षय ने उसे भेजा था। अयान अपने फ़ोन में उस लोकेशन को देखने के बाद अपने आप से कहता है कि पता नहीं कि यह कौन सा जगह है, आज के पहले मैं कभी भी इस जगह पर गया ही नहीं हूँ। कुछ देर तक चलने के बाद अयान को अपने इस सोच पर हंस आने लगती है। अयान मुंबई के स्लम एरिया में आ गया था और सोचता है कि आज से पहले तो मैं यहाँ आने का सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अब तो मेरी औकात भी इस स्लम एरिया के लोगों जितनी हो गई है। अयान आगे जा ही रहा था कि उसके हाथ के लगे प्लास्टर की वजह से एक बूढ़े को टक्कर लग जाती है। वह बूढ़ा अयान को ऐसे देखने लगता है कि उसे खा ही जाएगा। अयान उसे सॉरी बोलता है और वहां से निकल जाता है। अयान जानता था कि इस एरिया के लोगों में बहुत ज़्यादा एकता होती है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाना चाहता था। अयान आगे चलते रहता है और कुछ ही देर में उस स्लम एरिया से बाहर निकलकर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास पहुंच गया था, जिसका कंस्ट्रक्शन शायद कुछ महीनों से रुका हुआ था। अयान के फ़ोन यही लोकेशन बता रहा था जहां अक्षय ने उसे बुलाया था। अयान सोचता है कि अक्षय ने मुझे ऐसी सुनसान जगह पर क्यों बुलाया है, उसे अगर बताना था तो मेरे घर पर आ सकता था। ऊपर से मुझे यहाँ आने में इतना देर हो गया। अक्षय यहाँ अभी भी होगा या नहीं? अयान अक्षय को फ़ोन मिलाने लगता है, लेकिन अक्षय फ़ोन नहीं उठा रहा था। अयान कुछ बार और फ़ोन मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ से अक्षय का कोई जवाब नहीं आता है। अयान आखिरकार उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में चला ही जाता है। अयान पहले ग्राउंड फ्लोर को चेक करता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। उसके बाद अयान सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है और पहले फ्लोर पर भी इधर उधर देखना शुरू कर देता है। अयान को उस फ्लोर पर कुछ शराब की बोतलें ही दिखती है जो किसी ने फेंका हुआ था। अयान ये समझ गया था कि ये पक्का नशेड़ियों और शराबियों का अड्डा है। अयान दूसरे फ्लोर पर भी पहुंच जाता है और वहां भी उसे शराब की बोतलें दिखती है। अयान इससे पहले कि कुछ सोचता उसे ऊपर गोलियों के चलने की आवाज़ आती है। अयान गोली की आवाज़ सुनने के बाद डर जाता है और छुप जाता है। गोली चलने की आवाज़ सुनकर अयान ये समझ गया था कि यहाँ उसके अलावा भी काफ़ी और लोग भी मौजूद है। अयान ये सब सोच ही रहा था कि उसे फिर से गोलियों के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। धाए धाए जैसी 2-3 और आवाज़ें आती है और उसके बाद सब शांत हो जाता है। अयान अब डरने लगा था और वहाँ से निकल जाने के बारे में सोचने लगता है। इससे पहले कि अयान वहाँ से निकल पाता उसे ऊपर से कदमों की आहट सुनाई देने लगती हैं। ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग नीचे की तरफ आ रहे थे। अयान बिल्कुल शांत होकर उस जगह पर वापस छुप जाता है। अयान छुपते हुए देखता है कि लगभग 5 लोग ऊपर से नीचे आ रहे थे। 4 लोगों ने एक को पकड़ा हुआ था जिसके हाथ से खून निकल रहा था। शायद उसे गोली लग गई थी। अयान उनमें से किसी को भी नहीं जानता था। उनमें से एक कहता है कि उस साले अक्षय ने तो हमें पानी ही पिला दिया था। दूसरा कहता है कि अगर अपने एक आदमी को गोली नहीं लगती तो मैं उस अक्षय के लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर देता। तभी उनमें से एक कहता है कि हमने उसे 4 गोली मारी हैं और इस सुनसान जगह पर कोई भी नहीं आता है, वो चाहकर भी बच नहीं सकता है। चौथा आदमी कहता है कि तुम लोग शांत रहो और जल्दी हॉस्पिटल चलो। उसे हॉस्पिटल में पहुंचाने के बाद हमें जाफर भाई से भी मिलना है और बताना है कि हमने उस अक्षय को ख़त्म कर दिया है। उसके बाद वो लोग नीचे चले जाते हैं। अयान भी बाहर निकल आता है और उन्हें सावधानी से फॉलो करने लगता है। अयान देखता है कि वो 5 लोग उस बिल्डिंग के पीछे चले जाते हैं। अयान बिल्डिंग में से ही देखता है कि वो 5 लोग वहां खड़ी एक वैन में बैठ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अयान ने उस वैन के नंबर को अपने फ़ोन में नोट कर लिया था और जल्दी से ऊपर जाने लगता है। अयान तीसरे फ्लोर पर पहुंचता है, लेकिन वहां उसे कुछ भी नहीं मिलता है। अयान अब उस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के सबसे ऊपर आ गया था। ऊपर आते ही अयान देखता है कि कुछ दूर पर एक आदमी लेटा हुआ था और उसके शरीर से खून निकल रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि अक्षय ही था। उसके दोनों पैर और छाती से खून निकल रहा था। अयान उसके बाद दौड़ते हुए अक्षय के पास पहुंच जाता है जो लगभग मर ही चुका था। अयान उसे आवाज़ देता है तो अक्षय थोड़ा होश में आता है। अक्षय अयान को देखते ही कुछ बोलने के लिए अपना मुंह जैसे ही खोलता है तो उसके मुंह से खून फव्वारे की तरह बाहर आने लगता है। अयान अक्षय को शांत रहने के लिए कहता है और उसे उठाने के लिए आगे आने वाला ही होता है कि अक्षय उसे रोक देता है और कहता है कि मैं अब बच नहीं सकता हूँ। मैंने आपको यहाँ ये बताने के लिए बुलाया गया था कि उस होटल में बॉम्ब ब्लास्ट सिर्फ आपकी फैमिली को ख़त्म करने के लिए ही किया गया था। उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। मैंने उससे रिलेटेड कुछ सबूत हासिल कर लिया था जिसका उन्हें पता चल गया था, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे थे। अयान कहता है कि बताओ मुझे कि इन सब के पीछे कौन है। अक्षय कुछ बोलने वाला ही होता है कि उसके मुंह से और खून निकलने लगता है। अयान कहता है कि प्लीज़ मुझे बताओ कि मेरी फैमिली को किसने मरवाया है। अक्षय एक तरफ इशारा करता है और अपनी सारी बची हुई ताकत को इकट्ठा करने कहने की कोशिश करता है और कहता है कि अबुल आज़ाद। इतना कहते ही अक्षय खामोश हो जाता है। अयान उसके खुले हुए आंखों को अपने हाथों से बंद कर देता है और कहता है कि तुम्हारी मौत जाया नहीं जाएगी।
मैं ये पता लगा कर ही रहूंगा कि मेरे परिवार को क्यों मार गया है। अयान वहां से जाने वाला ही होता है कि उसे याद आता है कि अक्षय किसी तरफ इशारा कर रहा था। अयान उस जगह जाने लगता है जहां अक्षय ने मरने से पहले इशारा कर रहा था। वहां पर अयान को एक टूटा हुआ फोन मिलता है जिसे किसी ने शायद कुचल दिया था। अयान उस फोन को उठाता है तो वह फोन कई टुकड़ों में बिखर कर नीचे गिर जाता है। उस फोन की ऐसी हालत हो गई थी कि कोई जीनियस भी उसमें से कोई डाटा को रिकवर नहीं कर सकता था। तभी अयान को उन टुकड़ों में एक चीज दिखाई पड़ती है जिसे वह उठा लेता है। अयान उस चीज को उठाता है और पाता है कि वो एक 12 गीगाबाइट का मेमोरी कार्ड था। अयान सोचता है कि इस जमाने में भी कोई मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल करता है जहां फोन की स्टोरेज हद से ज्यादा होती हैं। अयान सोचता है कि शायद इसी की तरफ अक्षय इशारा करना चाह रहा था। अयान ये सब सोचने के बाद वहां से जाने के बारे में सोचता है और अपने आप को देखने लगता है। उसके बॉडी पर एक भी खून के छींटे नहीं थे और वह उसके बाद अक्षय को देखता है जो वहां मरा पड़ा था। अयान को उसके लिए बुरा लगने लगता है और वह सोचता है कि यहाँ से जाते वक्त वह पुलिस को फ़ोन कर देगा ताकि इसके घर वालों को उसकी लाश मिल सके। अयान फिर उसके बाद सोचने लगता है कि अगर उसने पुलिस को बुलाया तो वह भी फंस सकता था। अगर एक बार वह फंस जाता तो वह कभी भी इस बात का पता नहीं लगा पाता कि उसकी फैमिली को किसने और क्यों मार डाला था। अब अयान को लग रहा था कि शायद वह ट्रैप हो गया है। अयान पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को अच्छी तरह जानता था क्योंकि उसके घर पर हमेशा पुलिस वालों का आना जाना लगा ही रहता था। अयान कुछ देर तक सोचता है और डिसाइड करता है कि उसे उसके यहाँ होने के सारे सबूत मिटा देने चाहिए। अयान सबसे पहले उस फ़ोन के टूटे हुए टुकड़ों से अपने फिंगरप्रिंट्स को मिटाना चाहिए। इसलिए वो उस फ़ोन के टुकड़ों को और कुचल देता है जिसकी वजह से उस पर से अयान का फिंगरप्रिंट खराब हो जाता है। अयान काफ़ी देर तक और सोचता है और अपने फुटस्टेप्स को मिटाना शुरू कर देता है। अयान सावधानी से सिर्फ अपने ही फुटस्टेप्स को मिटा रहा था और उन 5 लोगों के फुटस्टेप्स को कुछ करना तो नहीं चाहता था, लेकिन कहीं कहीं उनके भी फुटस्टेप मिट जा रहे थे। अयान उन खून के बूंदों को खासकर बचा रहा था जो उस आदमी से गिरे से जिसे गोली लगी थी। अयान नीचे आ जाता है और ऊपर अपने होने के सारे सबूतों को मिटा देता है। नीचे आने के बाद अयान को पता चलता है कि वह जिस रास्ते से यहाँ आया था वो उस बिल्डिंग का पीछे वाला हिस्सा था। जहाँ से वो 5 लोग गए थे वो बिल्डिंग के आगे वाला हिस्सा था। अयान को ये पता नहीं था क्योंकि वह मैप को फॉलो करते हुए यहाँ आया था। अयान अपने फुटस्टेप्स को स्लम एरिया तक मिटा देता है और वहाँ से एक बड़ा टन लेकर उस बिल्डिंग के आगे आ जाता है। अगर अयान स्लम एरिया से वापस जाता तो शायद कोई उसे नोटिस कर सकता था। अयान दूर से ही उस बिल्डिंग को देखता है ताकि वह वहां कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वो पुलिस को यहाँ का पता दे सके। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद अयान को वहां एक बोर्ड दिखता है जो झुका हुआ था। अयान उस बोर्ड के पास जाता है और देखता है कि वहां लिखा हुआ था चौधरी कंस्ट्रक्शंस। अयान समझ गया था कि यह बिल्डिंग शहर के मशहूर कंपनी चौधरी कंस्ट्रक्शंस की है। अयान उसके बाद वहां से निकल जाता है और कुछ देर के बाद उसे एक पीसीओ दिखता है जिसके आसपास कोई भी नहीं था। अयान इधर उधर देखने के बाद पाता है कि वह जगह हद से ज़्यादा सुनसान था जहां कोई नहीं आता था सिवाय नशेड़ी लोगों के। लेकिन अभी दोपहर के वक्त वहां कोई भी आने वाला नहीं था। अयान डिसाइड कर लेता है कि पुलिस को यहीं से फ़ोन करना ज़्यादा सही होगा। अयान उस पीसीओ में जाता है जो काफ़ी साफ सुथरा था, यानी कि यहाँ किसी की ड्यूटी होनी चाहिए थी। शायद वो लंच करने कहीं चला गया था। अयान पहले उसमें एक सिक्का डालता है और अपना रुमाल निकालकर रुमाल से फ़ोन को पकड़ता है ताकि उसके कोई फिंगरप्रिंट्स न आ जाए। अयान पुलिस को कॉल मिलाने लगता है और कुछ ही देर के बाद दूसरी तरफ से कोई फ़ोन उठाता है और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता अयान अपनी आवाज़ भारी करते हुए जय कहता है कि क्या ये पुलिस स्टेशन है। दूसरी तरफ से यह आवाज़ आती है कि हाँ ये पुलिस स्टेशन ही है। इससे पहले कि उधर से वो कुछ बोल पाता अयान कहता है कि स्लम एरिया के पीछे जो चौधरी कंस्ट्रक्शंस का बिल्डिंग है ना वह मर्डर हो गया है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि वहाँ पर चौधरी कंस्ट्रक्शंस के बहुत सारे बिल्डिंग है। अयान कहता है कि उस बिल्डिंग का काम कई महीनों से ठप पड़ा हुआ है और वह इस इलाके का सबसे छोटा बिल्डिंग है। दूसरी तरफ से वह आदमी पूछता है कि तुम कौन बोल रहे हो। अयान फ़ोन काट देता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। अयान ने पहले ही देख लिया था कि वहाँ के सीसीटीवी कैमरा का तार किसने काट दिया था। एक ही जगह तीजा अयान की फिंगरप्रिंट बची हुई थी, उस पीसीओ का दरवाज़ा। अयान अपने रुमाल से उस पीसीओ के दरवाजे का हैंडल भी साफ कर देता है और कुछ ही देर के बाद मेन रोड पर आ जाता है। मुंबई के बहुत ही ज़्यादा सुनसान रास्तों में से एक थी। काफ़ी देर तक चलने के बाद अयान को एक ऑटो दिखता है और अयान अपने घर की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ कुछ देर में पुलिस अयान के बताए गए जगह पर पहुंच जाती हैं। कुछ पुलिस वाले बाहर निकलते हैं और चौधरी कंस्ट्रक्शन के उस बिल्डिंग में चले जाते हैं। कुछ देर के बाद एक कांस्टेबल कहता है मैडम यहाँ पर किसी की लाश पड़ी हुई है। इस केस को एक लेडी ऑफिसर लीड करने वाली थी जिसका नाम था शबाना रऊफ। वो काफ़ी कड़क किस्म की पुलिस ऑफिसर थी। वह उस लाश के पास पहुंचती है और उस कांस्टेबल को कहती है कि मुझे क्या पता रहे हो, फ़ोन करके फॉरेंसिक वालों को बुलाओ।
वो कांस्टेबल डरते हुए अपना फ़ोन निकालता है और फोरेंसिक वालों को फ़ोन मिला देता। कुछ देर के बाद फोरेंसिक की टीम वहां पहुंच जाती है और उस लाश का मुआयना करने लगती है। शबाना अपने कांस्टेबल को कहती है कि जाओ और जाकर पता करो कि फ़ोन किसने किया था और कहां से आया था। कांस्टेबल कहता है कि मैंने पहले ही देख लिया, ये फ़ोन पास वाले पीसीओ से आया था। कुछ फोरेंसिक के लोग पीसीओ में भी छानबीन कर रहे हैं। कुछ देर के बाद उस फोरेंसिक टीम का एक आदमी शबाना के पास आता है और कहता है कि हमने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं जितने हो सकते थे, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें अजीब है। शबाना पूछती है कि क्या अजीब है। वह आदमी कहता है कि किसी ने सबूत के साथ छेड़छाड़ की है। शबाना कहती है कि आपका क्या मतलब है। कोई लड़का कहता है कि किसी ने कुछ सबूतों को मिटा दिया है। शबाना कहती है कि आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं, क्यों किसी ने सबूत के साथ छेड़छाड़ की है और उसे मिटा दिया है। वो लड़का शबाना को अपने साथ आने के लिए कहता है और शबाना उसके पीछे पीछे चल देती है। अयान कुछ ही देर में अपने घर आ गया था। घर पहुंचते ही अयान इस सोच में पड़ जाता है कि उसने कहीं कोई सबूत तो नहीं दिया जिससे पुलिस उस तक पहुंच जाए। काफ़ी देर तक सोचने के बाद अयान का ध्यान अपने फ़ोन पर जाता है और उसे कुछ याद आता है। अयान अपने आप को कहता है अगर पुलिस ने अक्षय के कॉल रिकॉर्ड को खंगाला तो शायद आखिरी कॉल मेरा ही निकलेगा। अयान अपने घर में इधर उधर घूमते हुए सोचने लगता है कि अब उसे करना चाहिए। अयान कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रहा था। वो भी एक कमाल का हैकर था, लेकिन फिलहाल वो ऐसा कुछ कर नहीं सकता था। अयान पूरे कॉलेज के कमाल के स्टूडेंट्स में से एक था। अयान कुछ वक्त तक सोचता है और उसके दिमाग में एक नाम उमर का बाहर आ जाता है। व्योम ही मेरी कुछ मदद कर सकता है। अयान अपना फ़ोन निकालता है और व्योम को फ़ोन मिला देता है। काफ़ी देर तक रिंग बजने के बाद व्योम फ़ोन उठा ही लेता है। इससे पहले कि अयान कुछ बोल पाता उससे पहले ही व्योम उसे कहता है क्या हालचाल है भाई, मुझे कैसे याद कर लिया। दरअसल उसके कॉलेज में किसी को ये पता ही नहीं था अयान रहेजा ग्रुप ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के मालिक का बेटा है। कॉलेज में सब लोग यही जानते थे कि अयान एक मिडिल क्लास लड़का है जो न ज़्यादा अमीर है और ना ही गरीब है। अयान के फैमिली ख़त्म होने की बात उसे किसी भी दोस्त को पता नहीं चले वाली थी। अयान व्योम को कहता है कि मुझे तुम्हारी एक छोटी सी मदद चाहिए। व्योम उधर से कहता है बताइए क्या मदद चाहिए आपको। अयान कहता है कि मुझे एक फ़ोन नंबर के सारे कॉल रिकॉर्ड मिटवाने हैं। अयान की बात सुनकर व्योम उधर से कहता है कि आखिर आप मुझसे ऐसा गैरकानूनी काम क्यों करवाना चाहते हैं। अयान उससे कहता है कि दरअसल आज मुझे एक आदमी का फ़ोन आया था और उसी दिन उसका मर्डर हो गया। तुम तो जानते हो भाई, अगर मैं उस मर्डर में किसी भी तरीके से फंस गया तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा। व्योम कहता है कि लेकिन इसमें आपको मेरी मदद की क्या ज़रूरत है, आप खुद भी तो ऐसा कर सकते हैं। अयान कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हूँ। व्योम पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं। अयान उसे बताता है कि मेरा एक हाथ टूट गया है जिसकी वजह से मैं यह नहीं कर सकता। अयान ने तो पहले सोचा था कि उसको बता दे कि उसकी फैमिली की मौत हो गई है, लेकिन फिर सोचता है कि यह बात उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। रूम कहता है कि ऐसा कैसे हुआ भाई। अयान कहता है कि मैं रोड पर फिसल गया था, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं फ़ोटो भेज सकता हूँ। व्योम कहता है कि नहीं भाई, मुझे आप पर भरोसा है। व्योम कहता है कि आप मुझे उसका नंबर भेज दीजिए, मैं उसके कॉल रिकॉर्ड से आपके नंबर को साफ कर दूंगा। अयान उसे नंबर भेज देता है और कहता है कि एक बार मिटाने के बाद मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज देना भाई। व्योम कहता है कि यह आप सही नहीं कर रहे हो भाई, आपको मुझे भरोसा नहीं है क्या। कौन कहता है कि अगर तुम मुझे की स्क्रीनशॉट भेज दोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत है क्या। व्योम कहता है कि ठीक है भाई, मैं आपको कुछ देर के बाद स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। अयान उसका फ़ोन काट देता है और उसके स्क्रीनशॉट भेजने का इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ वह लड़का शबाना को अक्षय की लाश के पास ले जाता है। वह बताने लगता है कि इसे 4 गोली मारी गई है, 2 गोली टांग पर, 1 गोली गर्दन में और 1 गोली सीने में मारी गई है। शबाना कहती है कि यह मुझे दिख रहा है, इसके आगे बताओ। वह लड़का कहता है कि यहाँ मुठभेड़ हुआ है और दोनों तरफ से गोलियां चलाई गई है। लगभग 4 से 5 लोग रहे होंगे। यहाँ में कोई गन बरामद नहीं हुई है, शायद जिन्होंने इसे मारा है वो उसका भी गन ले गया है। उन लोगों में से भी किसी को गोली लगी है जिसकी वजह से नीचे तक खून के छींटे मिले हैं। यहाँ पर 5 लोगों के फुटप्रिंट्स भी मिले हैं, कुछ फिंगरप्रिंट भी मिले हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यह कोई छठा आदमी भी मौजूद था। शबाना कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। वह लड़का कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे फुटप्रिंट्स को मिटा दिया गया है। ओम सारे जगह पर इशारा करता है जहाँ आया ने फुटप्रिंट्स को मिटा दिया था। कुछ देर के बाद कुछ और लोग उस बिल्डिंग में आते हैं और शबाना के सामने खड़े हो जाते हैं। उनमें से एक कहता है कि हमने उस पीसीओ की पूरी छानबीन की है लेकिन हमें वहाँ कुछ भी नहीं मिला, वहाँ हमें एक फिंगरप्रिंट भी नहीं मिला। शबाना अपने कांस्टेबल की तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हें पूरा यकीन है कि फ़ोन वहीं से किया गया था। कांस्टेबल डरते हुए कहता है कि जिस नंबर से मैं फ़ोन आया था वह उसी पीसीओ का था।
शबाना कहती है कि वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था क्या। वह आदमी कहता है कि वहाँ एक कैमरा तो था लेकिन उसका तार पहले से ही कटा हुआ था। हमने वहाँ के गार्ड से भी पूछताछ की लेकिन उसने बताया कि उसने इस कैमरे को ठीक करने के लिए कई महीनों पहले अर्जी डाली थी लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। शबाना को यह पहला केस मिला था जहाँ इतने सारे सबूत गायब थे। आज तक शबाना ने जिस किसी भी केस में हाथ डाला था वो केस सॉल्व हो गया था, लेकिन इस केस का सीन अलग था। तभी शबाना अपने आप को कहती है कि इसका किलर शातिर है। शबाना अपने कांस्टेबल को कहती है कि इस लाश को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दो। कुछ वक्त कुछ जगह पर और रहने के बाद वह लोग वापस चले जाते हैं। अयान के फ़ोन पर कुछ देर बाद व्योम स्क्रीनशॉट भेजता है जिसे देखकर अयान खुश के साथ साथ हैरान भी हो जाता है क्योंकि आखिरी कॉल किसी और का था। अयान हैरान हो ही रहा था कि उसे व्योम का फ़ोन आ जाता है। अयान उसका फ़ोन उठाता है और कुछ बोलने वाला ही होता है कि उधर से व्योम कहता है कि मैंने आपकी पिछले एक हफ्ता की सारी कॉल रिकॉर्ड उस नंबर से मिटा दी है, लेकिन आपने तो कहा था कि लास्ट कॉल आपका होगा, लेकिन लास्ट कॉल तो किसी जाफर का था। अयान कहता है कि मेरा कॉल भी तो उसके मर्डर वाले दिन उसके पास गया था। व्योम कहता है कि वो सब छोड़ो अयान भाई, मुझे ये बताओ कि ये कोई बहुत ज़्यादा हाईफाई मामला तो नहीं है ना। अयान कहता है कि ये बहुत ही छोटा सा मामला है, कुछ ही दिनों में पुलिस इस केस को बंद कर देगी। व्योम हाँ बोलता है और फिर पूछता है कि उसके मर्डर वाले दिन आपने उसे फ़ोन क्यों किया था। अयान गुस्से में व्योम को कहता है कि मुझे कौन सा पता था कि मैं जिस दिन उसे फ़ोन करूंगा उसी दिन उसका मर्डर हो जाएगा। व्योम कहता है कि सॉरी भाई, चलो अब मैं फ़ोन रखता हूँ। इससे पहले कि व्योम फ़ोन रख पाता, उसके फ़ोन से अयान को एक चीख सुनाई देती है जिससे अयान फिर से अपने फ़ोन को अपने कान पर लगा लेता है ताकि उसे सुनाई दे सके कि दूसरी तरफ क्या हो रहा है। अयान को एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो बोल रही थी कि आराम से करो व्योम, मुझे दर्द हो रहा है। ये सुनने के बाद अयान व्योम से पूछता है कि तू अभी कर क्या रहा है अबे, और लड़की की आवाज़ क्यों आ रही है। व्योम धीमी आवाज़ में कहता है कि पिछले हफ्ते ही मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी है, इसके आगे तो आप समझ ही सकते हैं अयान भाई। अयान समझ जाता है कि व्योम क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अयान कहता है कि तू सुधरेगा नहीं और फ़ोन कट कर देता है। अयान ने अभी अपना फ़ोन रखा ही था कि उसके घर का डोरबेल बजने लगता है। अयान सोच रहा था कि इतने रात को कौन आया होगा। अयान कुछ देर सोचने के बाद दरवाज़ा खोल देता है और एक खूबसूरत लड़की को वहाँ खड़ा पाता है। वो लड़की अयान को देखती है और कहती है कि आप अयान रहेजा है। अयान कहता है कि हाँ मैं ही अयान रहेजा हूँ, लेकिन आप कौन है। वो लड़की अयान को एक बैच देती है जिसे देखकर अयान शौक के मारे फ्रीज हो जाता है। उस बैच पर लिखा हुआ था शबाना रऊफ एसआई मुंबई पुलिस। अयान का तो इतना पढ़ते ही उसका दिल इतना तेजी से धड़कना शुरू हो जाता है कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर में जनरेटर फीड कर दिया हो। अयान को अपने दिल के धड़कने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। शबाना ने इस वक्त पुलिस यूनिफॉर्म को नहीं पहना था जिसकी वजह से अयान उसे पहचान नहीं पाया था कि वो पुलिस से है। शबाना अयान को देखते हुए कहती है कि आप मेरे बैच को वापस करेंगे क्या। अयान ये सुनते ही वापस होश में आ जाता है और कहता है कि क्यों नहीं। उसके बाद अयान उसे उसका बैच दे देता है और तब वो नोटिस करता है कि शबाना के साथ एक 40-45 साल का एक आदमी भी था। अयान सोचने लगता है कि इतने सबूतों को मिटाने के बाद भी पुलिस उस तक कैसे पहुंच सकती है। अयान ये सब सोच ही रहा था कि उसे शबाना की आवाज़ आती है। अयान अपने सोच से बाहर निकल जाता है। शबाना कहती है कि मुझे आपसे एक केस के सिलसिले में बात करनी है। अयान अपने आप को शांत करता है और पूछता है कि आपको किस केस के बारे में बात करनी है। इससे पहले कि शबाना कुछ बोल पाती उसके साथ वाला आदमी कहता है कि तुम हमें अंदर नहीं बुलाओगे, वो क्या है कि इतने देर तक खड़े रहने से मेरे पैर में थोड़ा दर्द होने लगा है। अयान कहता है कि क्यों नहीं। अयान उन्हें अंदर आने ले लिए कह देता है। अयान देखता है कि वो लड़की उस आदमी को गुस्से से घूर रही थी। अयान कहता है कि अंदर आइए आप लोग। शबाना और वो आदमी दोनों अंदर आकर सोफे पर बैठ जाते हैं और अयान उनसे पूछता है कि आप लोग कुछ लेंगे। वो आदमी तो कुछ कहना चाहता था लेकिन वो देखता है कि शबाना उसे गुस्से से घूर रही थी। शबाना की नज़र अपने ऊपर देखकर वो आदमी चुप हो जाता है और शबाना कहती है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। अयान भी वहाँ बैठ जाता है और शबाना को कहता है कि आप किसी केस के बारे में बता रही थी। शबाना अयान को एक फ़ोटो देती है और कहती है कि तुमसे जानते हो। अयान उस फ़ोटो को देखता है और कहता है कि हाँ मैं इसे जानता हूँ। ये फ़ोटो किसी और की नहीं बल्कि अक्षय की ही थी। शबाना पूछती है कि तुम इसे कैसे जानते हो। अयान कहता है कि इसका नाम अक्षय है और यह मेरे पापा का बॉडीगार्ड था। शबाना कहती है कि तुम्हें अपने पापा के बॉडीगार्ड नाम याद कैसे हैं। मैंने तो सुना है कि अजय रहेजा के काफ़ी सारे बॉडीगार्ड थे। अयान कहता है कि यह उन सारे बॉडीगार्ड्स का चीफ था, इसलिए मुझे इसका नाम याद है। शबाना कहती है कि बॉडीगार्ड था से तुम्हारा क्या मतलब है। अयान कहता है कि जब से मेरे पिता की मौत हुई है और मेरे कंपनी को किसी और ने खरीद लिया है उसके बाद ही हमारा बॉडीगार्ड नहीं रहा। शबाना अयान से पूछती है कि तुम इससे आखिरी बार कब मिले थे।
अयान कहता है कि जिस दिन मेरे पापा की मौत हुई थी उसके कल मिला था, लेकिन अभी यह कहाँ है मुझे नहीं पता। अयान तभी रुक जाता है और शबाना से पूछता है कि आप मुझसे अक्षय के बारे में इतने सवाल क्यों कर रहे हैं। जैसे ही अयान पूछता है कि शबाना अक्षय के बारे में उसे इतना सवाल क्यों पूछ रही है, शबाना कुछ देर तक सोचती है और कहती है कि इसका मर्डर हो गया है। अयान शॉक हो जाता है और कहता है क्या? शबाना कहती है कि किसी ने उसका मर्डर स्लम एरिया के पीछे एक सुनसान जगह पर कर दिया है। अयान पूछता है कि कब और किसने? शबाना कहती है कि किसी ने उसका मर्डर आज ही किया है। उसका शायद किसी के साथ मुठभेड़ हुआ था जिसमें किसी ने उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। शबाना कहती है कि तुम मुझे ये बता सकते हो कि अक्षय का कैसा कैरेक्टर था? अयान कहता है कि वो काफ़ी वफादार था। शबाना कहती है कि तुम्हें ऐसा लगता था? अयान कहता है कि ऐसा पापा कहते थे। शबाना कुछ और पूछती है और वहाँ से चली जाती है। अयान को इस बात से राहत मिलती है कि शबाना का उस पर कोई शक नहीं है। अयान उन्हें छोड़ने के लिए बाहर तक आता है और उनके जाने के बाद एक लंबी सांस लेते हुए अपने आप से कहता है कि चलो बला टली। अयान का मन तो झूमने को कर रहा था, लेकिन वो अपने आप को शांत करते हुए धीरे से कहता है कि बच गए। अयान सोचता है कि इन्हें मेरे इस घर के बारे में पता कैसे चला। अयान को अपनी ही सोच पर हंसी आने लगती है, क्योंकि शबाना एक पुलिस ऑफिसर थी और पुलिस अगर चाहे तो किसी का भी पता लगा सकती है। अयान उसके बाद अंदर चला जाता है और उस मेमोरी कार्ड को निकालता है जो उसने अक्षय के फ़ोन से निकाला था। अयान उस मेमोरी कार्ड को अपने लैपटॉप में लगाता है ताकि यह जान सके कि वह मेमोरी कार्ड के अंदर क्या है। अयान की किस्मत काफ़ी ख़राब थी क्योंकि वह मेमोरी कार्ड ख़राब हो चुका था। अयान उस मेमोरी कार्ड को फिर से बाहर निकलता है ये देखने के लिए कि आखिर में मेमोरी कार्ड में क्या समस्या है। अयान गौर से देखता है तो उसे पता चलता है उस मेमोरी कार्ड पर काफ़ी सारे स्क्रैचेस आ गए थे, जिसकी वजह से वो मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया था। अयान अगर चाहता तो आसानी से उसके अंदर के इन्फॉर्मेशंस को हासिल कर सकता था, लेकिन अभी उसका हाथ टूटे हुए होने की वजह से वो अभी कुछ कर नहीं सकता था। अयान व्योम के बारे में सोचता है, लेकिन व्योम तो अभी दिल्ली में था जहां अयान अभी इस मेमोरी कार्ड को पहुंचा नहीं सकता था। अयान कुछ देर तक सोचने के बाद ये डिसाइड करता है कि फ़िलहाल उसे सो जाना चाहिए। अयान उसके बाद सोने चला जाता है और कुछ ही देर में गहरी नींद में चला जाता है। अयान को नींद एक फ़ोन कॉल से टूटती है। अयान आधी नींद में उस फ़ोन को बिना देखे ही उठाता है और कहता है कि हेलो, कौन है? दूसरी तरफ से एक लड़की की मीठी सी आवाज़ आती है, जिससे अयान पूरी तरीके से नींद के बाहर आ जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया? दूसरी तरफ से वो लड़की कहती है कि वो सब मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, बस इतना समझ लो कि तुम अब मुझसे अपना पीछा छुड़वा नहीं पाओगे। अयान गुस्से में कहता है कि देखो स्नेहा, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली है। उस लड़की के जवाब देने के पहले ही अयान फ़ोन कट कर देता है और अपने आप से कहता है कि सुबह सुबह इस पागल लड़की ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। अयान उसके बाद फ़ोन को बेड पर ही छोड़कर फ्रेश होने चला जाता है। अयान जब फ्रेश होकर बाहर आता है तो देखता है कि उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया था। अयान अपने फ़ोन चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि यह मैसेज उसके कॉलेज से आया है। उस मैसेज में लिखा था कि अयान के आखिरी साल के क्लासेज अगले महीने के पहले वीक के बीच में शुरू होंगे। सारे लोगों को उससे पहले ही वापस कॉलेज में लौट आना होगा। अयान अपने घर में टंगे हुए कैलेंडर को देखता है, तब उसे पता चलता है अगला महीना आने में अभी 22 दिन बाकी है। अयान अपना फ़ोन अपने जेब में रखता है और बाहर निकल आता है। अयान एक ऑटो पकड़ता है और आदित्य की घर के तरफ निकल जाता है। अयान अपना फ़ोन निकालता है और आदित्य को फ़ोन मिला देता है। कई रिंग जाने के बाद आदित्य अयान का फ़ोन उठाता है और कहता है कि इतना सुबह सुबह तुमने मुझे क्यों फ़ोन किया है? अयान कहता है कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ अभी। आदित्य कहता है कि तुम मेरे घर क्यों आ रहे हो? अयान चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे घर खाना खाने आ रहा हूँ। अयान को पता था कि आदित्य अभी नींद में ही है, इसलिए उसने ऐसा कहा था। आदित्य कहता है ठीक है भाई, आजा, तेरे लिए भी मैं खाना बनवाता हूँ। अयान को गुस्सा आने लगा था। अयान कहता है कि अभी तो तू नींद से जाग, पहले मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, इसलिए आ रहा हूँ। आदित्य नींद में कहता है कि ठीक है भाई, आजा, खाते खाते ज़रूरी बात कर लेंगे। इससे पहले क्या अयान कुछ बोल पाता, आदित्य फ़ोन काट देता है। अयान उसे मन ही मन गालियां दिए जा रहा था। कुछ ही देर में अयान आदित्य के घर पहुंच जाता है। अयान कई बार डोरबेल बजाता है। आखिरकार आदित्य की मॉम दरवाज़ा खोलती है और अयान को देखते हुए कहती है कि आओ अयान बेटा, काफ़ी दिनों के बाद। अयान आदित्य की मॉम को कहता है कि क्या बताऊं आंटी, जब से मेरी फैमिली की मौत हुई है ना, मेरे ज़िंदगी में एक खालीपन सा आ गया है। अयान की मॉम कहती हैं कि मैंने सुना था और मुझे ये सब सुनकर काफ़ी बुरा लगा। अयान को ऐसा लगा कि फिर से वह अपने परिवार को याद करके इमोशनल होने वाला है, इसलिए उसने बात को बदलते हुए कहा कि ये सब छोड़िए आंटी, मुझे बस इतना बताइए कि आदित्य किधर है। अयान हमेशा आदित्य के घर आता जाता रहता था। उसे आदित्य के फैमिली के बारे में लगभग सब कुछ पता था।
अक्सर जब अयान के माता पिता बिजनेस के सिलसिले में कहीं दूर चले जाते थे तो अयान आदित्य के घर ही रहता था। आदित्य के माता पिता भी अयान को पसंद करते थे। अयान बचपन से शांत किस्म का लड़का था जिसकी वजह से कोई भी उसका दीवाना हो सकता था। अयान हमेशा सारे काम सोच समझकर करता था। आज तक कभी भी अपने स्कूल लाइफ में अयान को टीचर से मार नहीं पड़ी थी। अयान के पास पढ़ने के अलावा शायद ही कभी कोई दूसरा काम होता था। अयान की फैमिली हमेशा बिजनेस की वजह से इधर उधर जाते रहते थे। कभी कभार ही उसकी फैमिली उसे टाइम दे पाती थी, इसलिए अयान ने आदित्य के घर को ही अपना अड्डा बना लिया था। जब भी कभी उसकी फैमिली कहीं चली जाती तब अयान अपना बोरिया बिस्तर समेटकर आदित्य के घर पहुंच जाता था। आदित्य की फैमिली का मुंबई में ही छोटा सा मार्बल का बिजनेस था। वो लोग शायद ही कभी आदित्य को अकेला छोड़कर जाते थे। अयान को कभी कभार तो आदित्य का ऐसी लाइफ होने से जलन होती थी। आदित्य अयान के बिल्कुल उल्ट लड़का था। वो बहुत ही ज्यादा गुस्सैल किस्म का था। छोटी छोटी बातों पर उसे गुस्सा आ जाता था। अयान अगर उसके साथ नहीं होता तो अब तक आदित्य के हाथों काफी कुछ हो चुका होता। आदित्य का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम कार्तिक था। 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। सब लोग जानते थे कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था जिसे अबुल आज़ाद ने करवाया था। उस वक्त अबुल आज़ाद नया नया डॉन बना था। वो एंड्रू नामक गैंगस्टर के लिए काम किया करता था। इस वक्त मुंबई पर एंड्रू राज करता था और उसकी ताकत वैसी ही थी जैसी आज अबुल आज़ाद की है। आदित्य की फैमिली उस वक्त मुंबई में नहीं आई थी। जैसे ही उनका बिजनेस जोर पकड़ने लगा, माफियाओं का हमला तेज हो गया। अबुल आज़ाद के हाथों में एंड्रू ने उस क्षेत्र की कमान सौंपी थी। अबुल आज़ाद ने आदित्य के पिता मुकेश वर्मा से उनके बिजनेस के 10% प्रॉफिट को उन्हें देने के लिए कहा तो मुकेश ने साफ साफ मना कर दिया। मुकेश ने यह भी कहा कि तुम्हारे जैसे सड़क छाप गुंडे मैंने काफ़ी देखे हैं। ये बात अबुल आज़ाद के दिल पर लग गई। इसका ये प्रभाव हुआ कि अगले दिन ही कार्तिक की एक्सीडेंट की वजह से मौत हो गई। आदित्य की फैमिली एंड्रू के खिलाफ नहीं जा सकती थी। एंड्रू ने उन्हें खुद धमकी दी थी कि अगर उन लोगों ने कुछ भी किया तो आदित्य की भी हालत कार्तिक जैसी होगी। आदित्य की फैमिली कार्तिक को खो चुकी थी और वो लोग आदित्य को खोने की हालत में नहीं थे, इसलिए उन लोगों ने कुछ नहीं किया। वक्त के साथ वो लोग इस बात को भूल गए। कुछ महीनों के बाद एंड्रू ने मुंबई की कमान अबुल आज़ाद के हाथों में दे दी और खुद रिटायर हो गया। उसके बाद एंड्रू कभी भी नहीं दिखा। अयान को आदित्य की मां कहती है कि वो अभी भी सो रहा है। अयान उसके बाद आदित्य के रूम में जाता है जहां वो देखता है कि आदित्य अभी भी सो रहा है। अयान उसे हिलाकर उठाने की कोशिश करता है लेकिन आदित्य नहीं उठता और कहता है कि सोने दो ना मम्मी, अभी तो सिर्फ 8 बज रहे हैं। अयान बोलता है कि क्या, मैं और मम्मी? अयान गुस्से में वहां जग में पड़ी हुई पानी को आदित्य के मुंह पर उड़ेल देता है, जिसकी वजह से आदित्य आह करते हुए उठकर बैठ जाता है। वो देखता है कि अयान वहां खड़ा है और उसके हाथों में जग है। अयान को देखते हुए आदित्य कहता है कि ये क्या हरकत है। अयान कहता है कि तुम उठने का नाम नहीं ले रहे थे तो मैं बस तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा था। अयान ने उस जग के सारे पानी को आदित्य के ऊपर डाल दिया था जिसकी वजह से आदित्य ऊपर से छाती तक भीग गया था। आदित्य अभी इतने गुस्से में था कि वो अयान को पीट पीट कर यहीं उसकी हालत खराब कर देने वाला था। अयान की इस बात को सुनकर आदित्य गुस्से में कहता है कि तुम्हारी तो, और अयान को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। अयान जानता था कि अगर वो यहाँ पकड़ा जाता है तो आदित्य उसे छोड़ेगा नहीं, इसीलिए अयान भी उसके भागने लगता है। पहले तो दोनों कमरे में पकड़ा पकड़ी खेलने लगते हैं और उसके बाद अयान बाहर भाग आता है और उसके लिविंग रूम में पहुंच जाता है। कुछ वक्त तक इधर उधर भागने के बाद आखिरकार आदित्य अयान को पकड़ ही लेता है और उसे सोफे पर धक्का दे देता है। अयान सोफे पर गिर जाता है और उसके गिरने की वजह से वहां पड़े हुए रिमोट का बटन दब जाता है और टीवी ऑन हो जाता है। आदित्य भी अयान के ऊपर चढ़ जाता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है लेकिन आदित्य का मुक्का सीधे अयान के प्लास्टर किए हुए हाथ पर पड़ जाता है जिसकी वजह से वो दर्द की वजह से कराहते हुए सोफे से उतर जाता है। आदित्य के कराहने की आवाज़ सुनकर उसकी माँ भी वहां आ जाती हैं और पूछती है कि क्या हुआ। आदित्य दर्द की वजह से कुछ नहीं बोल पा रहा था। अयान कहता है कि कुछ नहीं आंटी, बस आदित्य मेरे प्लास्टर की टफनेस को चेक कर रहा था लेकिन थोड़ा जोर से मार लिया जिसकी वजह से इसके हाथों में दर्द होने लगा है। आदित्य की मम्मी आदित्य को कहती है कि तुम ऐसी पागलों वाली हरकतें क्यों करते रहते हो। उसके बाद वो आदित्य की हाथ को देखने लगती है। आदित्य अपनी हाथ को पीछे खींच लेता है और कहता है कि कुछ नहीं मम्मी, अब ठीक है। उसके बाद सारे लोगों का ध्यान टीवी की तरफ चला जाता है। अयान के सोफे पर गिरने की वजह से टीवी ऑन हो गया था। सारे लोग अब टीवी की तरफ ही देखने लगे थे। टीवी पर एक न्यूज आ रही थी जिसे देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। उस न्यूज में एक छोटे कद की लड़की माइक लिए एक बिल्डिंग के अंदर थी। वो लड़की एक जगह पर इशारा करते हुए कहती है कि दर्शकों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये वो जगह है जहां कल पुलिस को एक लाश मिली है। जिस जगह की तरफ को लड़की इशारा कर रही थी वो देखकर अयान समझ गया था कि ये वही जगह है जहां अक्षय की हत्या हो गई है।
वो लड़की कहती है कि अभी हम यहाँ स्लम एरिया के पीछे चौधरी कंस्ट्रक्शन के एक बिल्डिंग के अंदर खड़े हुए हैं। ये वो जगह है जहाँ से मुंबई पुलिस ने कल रात एक लाश बरामद की है। बाद में हमें पता चला कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि हाल में ही बॉम्ब ब्लास्ट में मारे गए मशहूर बिजनेसमैन अजय रहेजा के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अक्षय की है। किसी ने अक्षय को इस सुनसान जगह पर बुलाकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस से भी अभी तक कुछ खास पता नहीं चल पाया है। पुलिस का कहना है कि उनका इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। पुलिस का ये भी कहना है कि इसकी जानकारी किसी अनजान शख्स ने उन्हें दी जिसके बारे में भी उन्हें कुछ पता नहीं है। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। अयान उसके बाद टीवी को बंद कर देता है और आदित्य और उसकी मां की तरफ देखने लगता है। वो लोग भी अयान को ही देख रहे थे। आदित्य की मां पूछती है कि ये तो तुम्हारे पापा का बॉडीगार्ड था ना। अयान कहता है कि हाँ, ये तो मेरे पापा का ही बॉडीगार्ड अक्षय था, लेकिन इसका मर्डर कैसे हो गया। अयान आदित्य की फैमिली को कुछ भी नहीं बता सकता है। उसे आदित्य पर भरोसा नहीं था क्योंकि आदित्य किसी भी बात को ज़्यादा देर तक छुपा नहीं सकता था। वो कहीं न कहीं किसी को बता ही देता, इसीलिए अयान ने उसे इस मैटर से दूर रखने का डिसाइड किया था। अयान कहता है कि मुझे भी अभी पता चला क्योंकि उसकी मुझसे एक हफ्ते से बात नहीं हुई। उसका कोई मदद क्यों करेगा आखिर। पहले मेरे फैमिली की मौत हो गई और अब अक्षय की। आखिर मेरी जिंदगी में हो क्या रहा है। आदित्य उसके पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, सब ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त। अयान बदले में एक मुस्कान दे देता है। उसके बाद अयान की मां कहती है कि तुम दोनों आ जाओ और नाश्ता कर लो। अयान कहता है कि हम लोग बाद में नाश्ता कर ली, अभी हमें नहीं जाना है। अयान की बात सुनकर आदित्य कहता है, नहीं मां, आप नाश्ता लगाए, हम आ रहे हैं। अयान उसके तरफ देखने लगता है। अयान को अपनी तरफ देखते हुए देखकर आदित्य कहता है कि मुझसे बिना नाश्ता किए हुए कुछ नहीं होता भाई। उसके बाद अयान और आदित्य नाश्ता करने चले जाते हैं। मुंबई में कहीं दूर एक बंद फैक्ट्री के अंदर कुछ लोग बैठे हुए होते हैं और सामने टीवी चल रहा होता है। वो लोग भी अक्षय के मर्डर वाला न्यूज़ देख रहे थे। अयान अगर वहां होता उनमें से 5 लोगों को पहचान सकता था। ये वही लोग थे जिन्होंने अक्षय को मारा था। इनमें से एक पांचों की तरफ देखते हुए कहता है, ये सब क्या है। तुम लोगों ने तो कहा था कि उस जगह पर कोई नहीं आता है, क्या तुम लोगों ने इसे मारा? तो फिर इसकी बॉडी पुलिस तक कैसे पहुंच गई? उन 5 में से एक जवाब देता है, हमें माफ़ कर दीजिए जाफर भाई, हमें भी नहीं पता है कि उस अक्षय की बॉडी पुलिस तक कैसे पहुंच गई। जाफर कहता है कि मैं तुम लोगों को बेवकूफ़ दिखता हूं क्या? मैंने तुम लोगों से कहा था ना, अगर एक भी गलती हुई तो तुम लोग अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। वो 5 लोग जाफर के सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, मुझे नहीं पता है जाफर भाई, हम जब वहां से निकले थे तो हमने सारी जगह चेक कर ली थी, लेकिन वहां पर में दूर दूर तक कोई नहीं दिखा था। एक और आदमी जो जाफर की बगल में बैठा हुआ था वो कहता है कि तुम लोगों ने उसकी लाश को वहां से हटाया क्यों नहीं? तुम्हें पता था ना कि वो जगह नशेड़ियों और शराबियों का अड्डा है, किसी को भी उस लाश के बारे में पता चल सकता था, फिर भी तुम लोगों ने उस लाश को वहां से हटाया नहीं। उनमें से एक आदमी कहता है कि जाफर भाई, हमारे एक आदमी को गोली लग गई थी जिसकी वजह से हम उसे हॉस्पिटल ले गए थे, इसी वजह से अक्षय की लाश वहां से नहीं हटा सके। जाफर अपने जगह से उठता है और उस आदमी को गोली मार देता है जिसे कल रात गोली लगी हुई थी। जाफर ने सीधे उसके सर में गोली मार दी थी जिसकी वजह से कुछ देर तक तड़पने के बाद वह मर जाता है। उसके बाद जाफर अपने गन को उन 4 की तरफ घुमा देता है जिससे उन 4 के डर के मारे हालत खराब हो जाती है। उनमें से एक ने तो अपनी पेंट में पेशाब कर लिया। इससे पहले कि जाफर उन लोगों को गोली मारता उसके पहले ही उनके बगल में जो आदमी बैठा था उसे रोक देता है। वो आदमी कहता है कि अगर आप ऐसे ही अपने गैंग के लोगों को मारते रहेंगे तब तो हमारी गैंग में कोई बचेगा ही नहीं। जाफर उसकी तरफ देखता है और कहता है, तो तुम ही बताओ टोनी, क्या करूं मैं इन लोगों के साथ? टोनी कहता है कि आप इन लोगों को छोड़ दीजिए और मैं इन्हें संभालता हूं। उसके बाद जाफर वहां से चला जाता है और टोनी उन 4 को कहता है कि तुम लोग यहां से हो सके तो गायब हो जाओ और कुछ महीनों तक जाफर भाई के सामने मत आना। वो 4 लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है और वो 4 लोग कहते हैं कि थैंक यू टोनी भाई। जैसे ही वो लोग वहां से जाने वाले होते हैं टोनी कहता है कि इस लाश को अपने साथ लेके जाओ। वो 4 लोग कहते हैं कि हाँ टोनी भाई, और वो लोग उस लाश को वहां से लेके चले जाते हैं। अयान और आदित्य भी अपना नाश्ता खत्म करने के बाद आदित्य के कार में बैठकर उसके घर से निकल जाते हैं। एक सुनसान जगह पर अयान कार को रुकवा देता है और आदित्य से पूछता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। आदित्य कहता है कि हाँ पूछो। अयान कहता है कि तुम्हें पता है क्या कि जाफर कौन है? जैसे ही अयान के मुंह से आदित्य ने जाफर का नाम सुना वो शौक के मारे फ्रीज हो गया। आदित्य के खुले हुए मुंह को देखकर अयान भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, इसलिए अयान उसे पकड़कर हिलाता है जिससे वह होश में आ जाता है। आदित्य होश में आते ही अयान को देखते हुए कहता है कि तुझे जाफर के बारे में क्यों जानना है और तुम्हारा जाफर से क्या लेना देना है? अयान कहता है कि तुम मुझे बस उसके बारे में बताओ कि वो है कौन आखिर।
आदित्य कहता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें जाफर के बारे में आखिर जानना क्यों चाहते हो। अयान तो पहले सोचता है कि उसे आदित्य को सब बता दे, लेकिन वो आदित्य के बारे में जानता था कि उसके पेट में कोई बात पचती नहीं थी। अयान कहता है कि मैंने उसके बारे में कुछ लोगों से मुंह से सुना था। आदित्य उससे शक की नज़र से देखते हुए पूछता है कि तुमने किसके मुंह से उसके बारे में सुना था। अयान कहता है कि कल मेरी एक आदमी से लड़ाई हो गई थी और उसने कहा था कि वो किसी जाफर भाई का आदमी है। इतना सुनते ही वहां के सारे लोग ऐसे पीछे हट गए जैसे उन लोगों ने किसी भूत का नाम सुन लिया हो। आदित्य को अपने बात पर विश्वास करता देखकर अयान आगे कहता है कि सारे लोगों को इस तरह से पीछे हटते हुए देखकर मुझे भी पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। आदित्य को अब अयान के बातों पर पूरी तरीके से भरोसा हो गया था, इसीलिए आदित्य अयान को देखते हुए पूछता है कि मैं तुम्हें कहाँ से बताना शुरू करूँ। अयान कहता है कि तुम मुझे शुरू से बताओ। आदित्य कहता है कि ये कहानी बहुत लंबी है, इसलिए हमें कहीं बैठकर बातचीत करना चाहिए। अयान देखता है कि वो लोग एक सुनसान जगह पर रुके हुए थे, इसलिए अयान कहता है कि चलो मेरे घर। आदित्य कहता है कि ठीक है, चलो तुम्हारे घर, वहाँ हम थोड़ा चिल भी कर लेंगे। अयान हाँ में अपना सर हिलाता है और दोनों अयान के घर की तरफ चल देते हैं। कुछ ही देर के बाद दोनों अयान के घर के बाहर पहुंच जाता है। आदित्य अंदर जाते ही सोफे पर कूदकर बैठ जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास कुछ पीने के लिए है क्या। अयान उसे कहता है कि जाओ और फ्रिज में जाकर देख लो। आदित्य हाँ कहता है और फ्रिज में जाकर देखने लगता है और 2 बियर के केन लेके वहां आ जाता और अयान को देखते हुए कहता है कि तुम कब से बियर पीने लगे हो। अयान कहता है कि ये मेरा नहीं है, ये मेरे पापा का था। आदित्य समझ गया था कि अयान फिर से अपने परिवार के बारे में सोचने लगा होगा, इसीलिए आदित्य बात को बदलते हुए कहता है कि चलो अब मैं तुम्हें जाफर के बारे में बताना शुरू करता हूँ। अयान भी आदित्य की बात सुनकर होश में आ जाता है और कहता है कि हाँ चलो बताओ। आदित्य फिर से अयान के सोफे पर बैठ जाता है और एक केन को खोलता है और एक घूंट पीकर कहना शुरू कर देता है। आज से 6 साल पहले पूरे मुंबई पर एंड्रू का राज था। एंड्रू उस वक्त पूरे अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह था। अयान आदित्य को बीच में ही रोक देता है और कहता है कि तुम मुझे एंड्रू के बारे में क्यों बता रहे हो, मुझे तो सिर्फ जाफर के बारे में बताओ। आदित्य कहता है कि अगर तुम्हें जाफर के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो तुम्हें एंड्रू के बारे में सुनना ही होगा। अयान कहता है कि ठीक है, लेकिन पूरे अंदर तक मुझे उसके बारे में बताओ। आदित्य हाँ में अपना सर हिलाता है और आगे कहना शुरू कर देता है। उसके 6 साल पीछे और चलते हैं, यानी कि 12 साल पहले। उस वक्त मुंबई में सत्या भाई का राज था। सत्या उस वक्त काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था और उसके गैंग के खिलाफ कोई नहीं जा सकता था। सत्या का एक बेटा था जिसका नाम शंकर था। दोनों मिलकर यहाँ राज करते थे, लेकिन एक दिन विदेश से कुछ लोग एक प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ आए थे। सत्या को उन लोगों ने उस वक्त 30% की हिस्सेदारी दी थी। उसके लिए उन्हें एक बहुत ही बड़ी जगह को खाली करना था जो एक छोटी सी गैंग का अड्डा था। उस पूरे जगह के ऊपर एक बस्ती बसी हुई थी। उस बस्ती को हटाकर वो लोग वहां एक प्रोजेक्ट शुरू करने वाले थे जिसकी कीमत लगभग 4000 करोड़ की थी। कुछ लोगों ने पूरी बस्ती को 4 दिन में खाली करने की चेतावनी दी, जिसकी वजह से पूरे बस्ती में बवाल हो गया था। कुछ लोग सत्या के पास मदद मांगने गए थे, लेकिन सत्या के लोगों ने एक को छोड़कर सबको मार दिया। उस एक आदमी को उन लोगों ने इसलिए छोड़ा ताकि वो उन्हें ये बता सके कि ये सब सत्या के कहने पर ही हो रहा है। इसका उन सारे लोगों पर बहुत ही खतरनाक असर पड़ा, क्योंकि ये सब सत्या भाई के कहने पर ही हो रहा था, इसीलिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। सारे लोग वहां से जाने ही वाले थे कि वो छोटा गैंग उन लोगों के पास आकर कहता है कि उन लोगों के रहते कोई भी वहां से नहीं जाएगा। उस छोटे गैंग की बातों की वजह से वहां के लोगों में थोड़ी उम्मीद तो आई, लेकिन सत्या भाई के खौफ की वजह से वो लोग बस्ती को खाली करने की तैयारी शुरू कर दी थी। उस गैंग के लीडर ने उन लोगों को आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर उन्हें पता चल जाएगा कि उन्हें बस्ती को खाली करवाने की जरूरत नहीं है। उस गैंग का लीडर कोई और नहीं बल्कि वसीम अंसारी था, जो उनके पूरे गैंग की कामकाज देखता था। वो लोग एक जगह इकट्ठे हुए और वसीम ने एंड्रू से पूछा कि उन लोगों ने वादा तो कर दिया है, लेकिन वो बस्ती को बचाएंगे कैसे। जब वसीम ने एंड्रू से पूछा कि वो लोग उन बस्ती वालों को कैसे बचाएंगे और वो लोग बस्ती वालों को बचाएंगे ही क्यों, वसीम ने कहा कि ये सब सत्या भाई के कहने पर हो रहा है। अगर हमने कुछ किया तो हमारे इस छोटे से गैंग को कुछ ही देर में खत्म कर देंगे। एंड्रू वसीम को रोक देता है और कहता है कि हम छोटे गैंग वालों का एक ही सपना होता है कि हम अंडरवर्ल्ड पर राज करें। ये बिल्कुल सही वक्त है जब हम सत्या के साम्राज्य को खत्म करके वहां अपनी साम्राज्य को स्थापित करें। वसीम की तो ये सुनते ही हालत खराब हो गई कि एंड्रू की ऐसी ख्वाहिश थी जो शायद कभी भी पूरी नहीं हो सकती थी। वसीम इससे पहले कि कुछ बोल पाता वहां एक कम उम्र का एक लड़का आता है और कहता है कि एंड्रू भाई, आपने ने जो काम दिया था वो हो गया है। ये सुनकर तो वसीम का भी मुंह खुला का खुला रह गया है, क्योंकि उस गैंग में वसीम के कहने पर ही कोई काम होता था या फिर एंड्रू वसीम को अपने हर हरकत के बारे में बताता था। लेकिन आज पहली बार एंड्रू ने कुछ किया था, लेकिन वसीम को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था।
एंड्रू ने जैसे ही सुना कि उसका काम हो गया है, उसके मुंह पर एक जंग जीतने वाली स्माइल आ जाती है। वसीम तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। इससे पहले कि वसीम कुछ पूछ पाता, वो देखता है कि एंड्रू उस कम उम्र वाले लड़के के साथ कहीं जाने लगता है। वसीम को भी मजबूरन उनके पीछे जाना पड़ता है। कुछ ही देर के बाद वो लोग रेड लाइट एरिया में पहुंच जाते हैं। वो रेड लाइट एरिया उस बस्ती के बगल में ही था। वहां पर एंड्रू की ही चलती थी। एंड्रू ने कुछ दिनों पहले सत्या के गैंग के पीछे कुछ लोगों को लगा के रखा था। वो लड़का उन लोगों में से एक था। कुछ ही देर के बाद वो लोग एक कमरे में पहुंचते हैं। एंड्रू उस लड़के को देखते हुए पूछता है कि वो इसी कमरे में है ना। वो लड़का कहता है कि हाँ भाई, वो इसी रूम में है। एंड्रू उस रूम के दरवाजे को एक जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से उस कमरे का दरवाजा टूटकर गिर जाता है। जैसे ही दरवाजा टूटकर गिरता है, उसके अंदर मौजूद लड़की अपने कपड़े को समेट लेती है और वहां से भाग जाती है। वहां एक 28 से 30 साल का लड़का था जो उस रूम में उस लड़की के साथ मौजूद था। वह ये सब देखकर एंड्रू को कहता है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। एंड्रू कहता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम है शंकर और तुम सत्या की इकलौती औलाद हो। शंकर कहता है कि जब तुम्हें पता है कि मैं कौन हूं तो तुम मुझसे उलझने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो। मेरे एक ही इशारे पर तुम्हारे पूरे खानदान का कत्ल कर दिया जाएगा। एंड्रू हंसते हुए कहता है तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अब तुम हमारे कब्जे में हो। उसके बाद एंड्रू हंसने लगता है और कहता है कि अब वक्त आ गया है जब मुंबई के अंडरवर्ल्ड का बादशाह बदल जाए। शंकर हंसते हुए कहता है कि मेरे लोग यहाँ बाहर ही खड़े हैं, जैसे ही तुम यहाँ से निकलोगे ये लोग तुम्हें काट के रख देंगे। इससे पहले कि एंड्रू कुछ जवाब दे पाता, तभी वसीम वहां आ जाता है और कहता है कि एंड्रू भाई, इस हरामी के सारे लोगों को हमने निपटा दिया है। एंड्रू ने पहले ही अपने लोगों को बाहर शंकर के सारे आदमियों को खत्म करने का आदेश दे दिया था। सारे लोग के खत्म हो जाने के बाद वसीम उसे यहाँ यही बताने आया था कि सारे लोग खत्म हो गए। इतना सुनते ही शंकर की हालत खराब हो गई। शंकर जो पहले हंस रहा था, अब उसकी आवाज़ थोड़ी डगमगाई सी लग रही थी। एंड्रू अपने कुछ साथी को कहता है इसे लो और चलो। एंड्रू ने पहले ही मुंबई की कुछ छोटी मोटी गैंग्स को अपने साथ मिला लिया था। एंड्रू ने उन सब से वादा किया था कि अगर मुंबई के अंडरवर्ल्ड की गद्दी पर वो बैठा तो उन सब छोटी छोटी गैंग्स को वो बड़ा बना देगा। उन लोगों ने शंकर को 2 दिनों तक बुरी तरह टॉर्चर किया और तीसरे दिन वो लोग शंकर को लेकर मुंबई के मेन रोड के चौराहे पर आ गए थे। वसीम चौराहे पर आने के बाद एंड्रू से पूछता है कि आखिर हम इसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं एंड्रू भाई। एंड्रू कहता है कि अब वक्त आ गया है जब हम सत्या के साम्राज्य की नींव हिला दे। जो गैंग वाले एंड्रू के साथ आए थे उन लोगों ने पूरे चौराहे को जाम कर दिया और शंकर को रस्सी के सहारे चौराहे के ऊपर टांग दिया। जितने भी लोग उस वक्त वहां थे सब लोग शंकर को जानते थे। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि शंकर को ऑफेंड कर सके, लेकिन यहाँ तो किसी ने शंकर को ही रस्सी से बांधकर टांग दिया था। एंड्रू का गैंग बहुत छोटा था, जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों उसे जानते नहीं थे, लेकिन आज एंड्रू के इस कदम से पूरा मुंबई उसे जान जाने वाला था। कुछ लोगों ने तो अपना मोबाइल निकालकर इस सब चीज़ों को रिकॉर्ड करना भी शुरू कर दिया। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहां आकर कुछ बोल दे। एंड्रू सारे लोगों को ये सब रिकॉर्ड करते हुए देखकर कहता है मुंबई के लोगों, वक्त आ गया है जब मुंबई पर हमारा राज हो। इसीलिए आज मैं आपको अपने साम्राज्य के आने का उदाहरण दूंगा। इतना कहते ही एंड्रू एक तलवार निकालता है और शंकर के सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है। जैसे ही एंड्रयू शंकर के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है, वहां जितने भी लोग जाम में फंसे हुए थे और उस चौराहे पर खड़े थे, उन्हें ऐसा लगा कि उनकी जान हलक में आ गई। कुछ लोग तो इस भयानक मंजर को अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे थे, इसलिए उन लोगों ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। एंड्रू यही नहीं रुका, उसने शंकर के सर को रस्सी से बांधकर उस चौराहे पर ही लटका दिया और वहां से चला गया। सत्या जो अपने घर में बैठा हुआ था, उसे अब तक इस बात का आभास नहीं था कि उसके बेटे शंकर वह किसी ने मार दिया है। उसे पता था कि शंकर कभी कभी कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता है, उसके बाद अपने आप वापस आ जाता है। इसीलिए शंकर के 2 दिनों से गायब होने पर सत्या ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। अगले दिन सुबह जब सत्या अपने घर में बैठकर चाय पी रहा था, तभी उसका एक आदमी अंदर आता है जो पसीने से लथपथ था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसका शरीर इतनी तेजी से कांप रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे उसे मिर्गी का दौरा पड़ा हो। उसके इतने पसीने निकल रहे थे जैसे ऐसा लग रहा था कि वो नहा के आया हो। उसकी हालत देखकर सत्या कहता है, क्या हुआ बलवीर, तुम अपनी हालत को ऐसे बनाकर क्यों घूम रहे हो? सत्य की बात सुनकर बलवीर कुछ बोलना तो चाहता था, लेकिन उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा था। काफी देर तक कोशिश करने के बाद आखिरकार उसके मुंह से निकल ही गया जो वो यहाँ कहने आया था। बलवीर कहता है, सत्या भाई, किसी ने शंकर भाई को मार दिया। सत्य इस बात पर कोई खास रिएक्शन नहीं देता और अपनी चाय को पीना जारी रखता है। सत्य कहता है कि किसने मारा? बलवीर कहता है कि एंड्रू और उसके गैंग वालों ने मारा है। सत्या पूछता है कि कैसे मारा? बलवीर कहता है कि एंड्रू ने शंकर भाई के सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया। सत्या कहता है कि शंकर की लाश कहाँ है?
बलवीर कुछ लोगों को बुलाता है जो शंकर की लाश लेकर वहां आ जाते हैं। सत्या शंकर की लाश को एक नज़र देखकर उसका अंतिम संस्कार करने का ऑर्डर दे देता है और मजे से चाय पीने लगता है। बलवीर मन ही मन ये सोच रहा था कि किस तरीके का बाप है ये, अपने बेटे के मार दिए जाने पर एक उफ तक नहीं किया। ऐसा बताने की कोशिश कर रहा है कि इससे इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इससे पहले कि बलवीर यहाँ से जा पाता, सत्या उसे रोकता है और पूछता है कि शंकर को एंड्रू ने किस जगह पर और कैसे मारा। बलवीर कहता है कि एंड्रू ने मेन रोड के चौराहे पर शंकर भाई का कत्ल कर दिया। इस बात को सुनकर सत्या रुक जाता है और अपने चाय के कप को सामने वाले टेबल पर रख दिया। बलवीर आगे कहता है कि जब हमें पता चला कि शंकर भाई का मर्डर हो गया है तब वहां गए तो देखा कि शंकर भाई का धड़ चौराहे पर ही था, लेकिन उनका सिर रस्सी के सहारे लटक रहा था। इतना सुनते ही सत्या गुस्से से तमाक से खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से सामने रखा हुआ टेबल जमीन पर लुढ़क जाता है और उसके ऊपर रखा हुआ चाय का कप गिरकर टूट जाता है। बलवीर सत्या के गुस्से को अच्छी तरह जानता था, इसीलिए वो सत्या के इस रूप को देखकर घबरा गया था। सत्या को इस बात का कोई दुख नहीं था कि किसी ने उसके बेटे को जान से मार दिया है। वो इस बात का ज्यादा दुखी हो रहा था कि किसी ने उसके बेटे के सिर को बीच चौराहे पर लटका के उसकी इज्जत को पूरी तरीके से नीलाम कर दिया था। सत्या अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि किसी भी कीमत पर अगले 2 घंटों में मुझे वो सारे लोग चाहिए जिन्होंने मेरे बेटे को मारा था। इतना सुनते ही बलवीर हाँ में अपना सर हिलाता है और वहां चला जाता है। पूरी मुंबई में ये बात जंगल में लगे आग की तरह फैल गई कि किसी ने सत्या भाई के बेटे शंकर भाई का बीच चौराहे पर कत्ल कर दिया। मुंबई पुलिस भी चाहकर उस वक्त कुछ नहीं कर सकती थी। शहर में गैंगवार की संभावना बहुत बढ़ गई थी। आम लोगों को हर वक्त इस बात का डर सता रहा था कि कब गैंगवार शुरू हो जाए और वो लोग बेमौत मारे जाए। सत्या के लोग कुछ ही वक्त में उस बस्ती में पहुंच गए थे जहां एंड्रू के लोगों का अड्डा था। बस्ती के लोगों में शंकर के मौत के बाद एक ताकत सी आ गई थी। जैसे ही वो लोग एंड्रू को पकड़कर वहां से ले जाने ही वाले थे कि बस्ती के लोगों ने सत्या के लोगों को घेर लिया और उन सबको कुत्ते की तरह पीट पीट कर मार डाला। उन लोगों ने सिर्फ बलवीर को ही जिंदा छोड़ा था ताकि वो सत्या तक ये खबर पहुंचा सके कि उसका अब उतना डर नहीं रहा जितना पहले था। जैसे ही सत्या ने ये बात सुना कि बस्ती वाले लोग एंड्रू को बचा रहे हैं तो उसने ऑर्डर दिया कि पूरे बस्ती को ही खत्म कर दो। बलवीर इस बात को भूल नहीं सकता था कि कैसे उन बस्ती वालों ने उसके साथियों को मार डाला था। इससे पहले कि सत्या अपनी बात पूरी कर पाता उसका टेलीफोन बजने लगता है। सत्या जो कह रहा था उसे बीच में ही रोक देता है और टेलीफोन की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही सत्या टेलीफोन उठाता है तो दूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाज़ आती कि मेरी बात सत्या भाई से हो रही है क्या? सत्या हाँ कहता है, पूछता है कि कौन हो तुम और मुझे फ़ोन करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दूसरी तरफ से वह आदमी कहता है कि मैं मिनिस्टर वासु रेड्डी का P00 बोल रहा हूँ। मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि अगले 1 घंटे में उन्होंने आपको अपने फार्म हाउस में बुलाया है। उस आदमी के बात को सुनकर सत्या कहता है कि मैं 1 घंटे के अंदर पहुँच रहा हूँ। 40 मिनट के अंदर सत्या मिनिस्टर वासु रेड्डी के फार्म हाउस पर पहुँच गया था। वासु रेडियो अंडरवर्ल्ड से डायरेक्ट जुड़ा हुआ था, उसके बिना सत्या कुछ भी नहीं कर सकता था। जैसे ही सत्या वासु रेड्डी के फार्म हाउस में एंटर करता है वह देखता है कि एंड्रू और उसके लोग भी वासु रेड्डी के एक तरफ बैठे हुए थे। उन लोगों को अपने सामने देखते ही सत्या गुस्से के मारे पागल होने लगता है, लेकिन वह चाहकर भी यहाँ कुछ कर नहीं सकता था। जैसे ही वासु रेड्डी सत्या को उसके लोगों के साथ अंदर आते हुए देखता है तो वह अपने दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि आओ बैठो सत्या। सत्या अपने गुस्से को पी जाता है और वासु रेड्डी के दूसरी तरफ जाकर बैठ जाता है। वासु रेड्डी के ऊपर काफ़ी दबाव था कि वह किसी भी कीमत पर इस गैंगवार को टाल दें। इसलिए वासु रेड्डी ने एंड्रू और सत्या दोनों को अपने पास बुलाया था ताकि वह इन दोनों को मनाकर कोई ऐसा रास्ता निकाल ले जिससे शहर में गैंगवार ना हो। जैसे ही वासु रेड्डी सत्या के सामने ये प्रपोजल रखता है तो सत्या साफ साफ इनकार कर देता है। सत्या एंड्रू को देखते हुए कहता है कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा, क्योंकि जिसने मेरे बेटे के सर को बीच चौराहे पर टांग के मेरी इज्जत को नीलाम कर दिया, उसकी मौत के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। वासु रेड्डी कहता है कि मेरे पास एक ऐसा उपाय है जिससे तुम अपना भी बदला ले सकते हो और अपने आतंक को फिर से बरकरार रख सकते हो। वासु रेड्डी की यह बात सुनकर एंड्रू कहता है, आपका क्या मतलब है मिनिस्टर साहब, हम यहाँ अचार डालने के लिए बैठे हैं। एंड्रू की बात सुनकर वासु रेड्डी कहता है कि मैंने जो बोला है वह तुम दोनों के लिए बोला है। सत्या और एंड्रू दोनों कहते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आया। वासु रेड्डी कहता है कि तुम लोगों के पास 2 उपाय है। पहला उपाय है कि तुम लोग पूरे मुंबई को आधा आधा बांट लो और उस पर राज करो। ये सुनते ही सत्या आपे से बाहर हो जाता है और कहता है कि मुंबई पूरी मेरी है और उसका एक छोटा सा टुकड़ा भी किसी को नहीं दूंगा मैं। एंड्रू भी कहता है कि अगर मैं राज करूंगा तो पूरे मुंबई पर करूंगा, वरना नहीं करूंगा। उन दोनों के बातों को सुनने के बाद वासु रेड्डी समझ गया था कि उसका पहला उपाय किसी काम का नहीं है। वासु रेड्डी कहता है कि दूसरा उपाय यह है कि तुम लोग अपने अपने गैंग से एक एक पावरफुल फाइटर को बाहर निकालो और उन दोनों की लड़ाई करवा दो।
जो जीतेगा वह मुंबई पर राज करेगा और हारने वाले की जिंदगी का फैसला भी वही करेगा। इतना सुनते ही सत्य और एंड्रू दोनों हाँ कर देते हैं। उन दोनों को हाँ करते हुए देखकर वासु रेड्डी खुश हो जाता है। तभी एंड्रू कहता है कि मेरे पास तीसरा उपाय भी है। वासु रेड्डी पूछता है कि क्या है तुम्हारा तीसरा उपाय। एंड्रू कहता है कि तीसरा उपाय यह है कि सत्या भाई अंडरवर्ल्ड की गद्दी छोड़ दे और उसे मेरे हवाले कर दे तो शायद मैं तरस खाकर उन्हें जिंदा छोड़ दूं। सत्या का तो मन कर रहा था कि वह उठकर एंड्रू का गला काट दे। वासु रेड्डी सत्या को इतने गुस्से में देखकर एंड्रू की तरफ देखता है और कहता है कि शांत रहो और तुम दोनों की किस्मत आज से 2 दिन बाद सबवे के नीचे एक फाइट में तय होगी, उसमें जो जीतेगा पूरी अंडरवर्ल्ड पर राज करेगा। वासु रेड्डी कहता है कि अगर एंड्रू का फाइट जीतेगा तो सत्या की सारी प्रॉपर्टी और उसके सारे लिंक्स एंड्रू के हो जाएंगे और सत्या की जान का फैसला भी उसका होगा। वासु रेड्डी फिर कहता है कि अगर सत्या का फाइट जीत गया तो एंड्रू और उसके पूरे गैंग की सारी संपत्ति सत्या की हो जाएगी और एंड्रू के जान का फैसला भी सत्या का होगा। दोनों इस बात पर सहमत हो जाते और वहां से चले जाते हैं। जाने से पहले वह लोग वासु रेड्डी से वादा करते हैं कि फाइट से पहले वह गैंगवार नहीं करेंगे। एंड्रू वापस बस्ती में आ जाता है। बस्ती में वापस आते ही वसीम एंड्रू से पूछता है कि हम लोग सत्या के फाइटर के खिलाफ किसे खड़ा करेंगे। हमें पूरा यकीन है कि सत्या के तरफ से विकास ही उतरेगा। हमारे गैंग में कोई भी ऐसा नहीं है जो सत्या के फाइटर विकास के खिलाफ खड़ा हो सके। एंड्रू कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सत्या की तरफ से विकास ही लड़ने आएगा। वसीम कहता है कि सत्या की गैंग में विकास से बड़ा मार्शल आर्टिस्ट कोई नहीं है। मुझे 100% भरोसा है कि उनकी तरफ से विकास ही रिंग में उतरेगा। एंड्रू कहता है कि मेरे पास एक ऐसा फाइटर है जो विकास की रिंग में ही धज्जियां उड़ा देगा। वसीम पूछता है कि ऐसा कौन आ गया हमारी गैंग में जो विकास जितना शक्तिशाली है। एंड्रू कहता है कि इसका पता तुम्हें लड़ाई के दिन पता चल जाएगा। दूसरी तरफ सत्या के घर में उसके सारे गैंग वाले इकट्ठा हुए थे। सत्या कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है इस बार भी हमें विकास पर दांव लगाना चाहिए। 1-2 लोगों को छोड़कर सारे लोग यही कह रहे थे कि विकास के रहते किसी भी फाइटर की इतनी औकात नहीं है कि सत्या की सल्तनत को गिरा सकें। सारे लोगों की बातों को सुनने के बाद सत्या भी विकास को ही रिंग में उतारने का मन बना लेता है। 2 दिन बाद वह दिन आ गया था जिस दिन फाइट थी। सारे लोग सबवे के नीचे आ गए थे। इस बार वासु रेड्डी भी आया था क्योंकि अगर कोई भी हारता तो बहुत बड़ा कत्लेआम हो सकता था। वहां पर लगभग मुंबई के सारे गैंग वाले आए थे और सब लोग सत्या के साथ ही खड़े थे। सारे लोग ये जानते थे कि पूरे मुंबई में किसी की भी इतनी औकात नहीं है कि विकास जैसे मार्शल आर्टिस्ट को हरा सके। वसीम भी वहां आ गया था, जिसे वहां मौजूद सारे लोग घिन भरे नजरों से देख रहे थे। सब जानते थे कि आज एंड्रू और उसके पूरे गैंग का खात्मा होने वाला है। कुछ देर के बाद वहां एंड्रू भी आ जाता है। एंड्रू के साथ 20-22 साल का लड़का भी चला आ रहा था। वसीम पूछता है कि अब तक आपने हमें बताया नहीं कि हमारे तरफ से कौन लड़ने वाला है। एंड्रू उस कम उम्र की लड़के की तरफ इशारा करता है और कहता है कि यह हमारी तरफ से आज लड़ने वाला है। जैसे ही एंड्रू उस कम उम्र के लड़के को अपना फाइटर बताता है तो वहां मौजूद सारे लोग हंसने लगते हैं और उनमें से एक कहता है कि क्या बात है, मुझे लगा कि तू किसी बहुत बड़े मार्शल आर्टिस्ट को लेकर आएगा लेकिन तू तो एक कमजोर बच्चे को लेकर आया है। वहां मौजूद सारे लोगों के बातों को नज़रअंदाज करते हुए वसीम के पास आ जाता है और कहता है कि इसका नाम अबुल आज़ाद है और ये हमारे से रिंग में उतरेगा। वसीम भी हमें अपना सर हिला देता है और सोचने लगता है कि एंड्रू भाई किस बच्चे को उठाकर यहाँ ले आए हैं। अयान बीच में ही आदित्य को रोक देता है और कहता है ये वही अब्दुल आज़ाद है जो आज मुंबई का सबसे बड़ा गैंगस्टर है। आदित्य हाँ में सीरियल आता है और अपनी कहानी को आगे शुरू करता है। वहाँ जितने भी लोग थे वो अब समझ गए थे कि अब जीत तो सिर्फ सत्या की ही होने वाली है। यहाँ तक कि एंड्रू के लोग भी यह समझ गए थे कि अब वह लोग कुछ ही वक्त में खत्म हो जाएंगे। सिवाय एंड्रू के सारे लोग अब सत्या के साथ हो गए थे। वहाँ जितनी भी गैंग के लोग थे वो सत्या के पास जाकर एंड्रू की बुराई करने लगते हैं और एंड्रू को कैसे मारे इसका एक से एक आइडिया देने लगते हैं। वह लोग सत्य का नज़र में अपने आप को और ज़्यादा उठाना चाहते थे ताकि भविष्य में उन्हें फ़ायदा हो सके। तभी रेफरी रिंग के अंदर आ जाता है और कहता है कि यह फाइट इस बात को तय करेगी कि अंडरवर्ल्ड का अगला बादशाह कौन होगा। इस फाइट का एक ही नियम है कि कोई नियम नहीं है। ये फाइट किसी एक के मरने के साथ खत्म होगी। इस फाइट पर बेटिंग भी होने वाली है। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वहां जाकर पैसे लगा सकते हैं। देखते ही देखते विकास के ऊपर 70 करोड़ और अबुल आज़ाद के ऊपर सिर्फ 2 करोड़ लगे थे जिसे एंड्रू ने लगाया था। विकास के जीत जाने पर ऐसे 1.5 गुना बढ़ने वाले थे जबकि अबुल आज़ाद के जीत जाने पर उसके ऊपर लगे पैसे 10 गुना बढ़ जाने वाले थे। उसके बाद रेफरी उन दोनों को रिंग के अंदर आने के लिए कहता है और दोनों रिंग के अंदर आकर एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। विकास अबुल आज़ाद को देखते हुए कहता है मुझे नहीं लगता कि तू एक पंच से ज़्यादा नहीं टिकेगा बच्चे। अबुल आज़ाद कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप वहां खड़ा रहता है।
वो रेफरी उन दोनों के बीच में खड़ा हो जाता है और अपने हाथ को नीचे करके सीटी बजाते हुए फाइट की शुरुआत कर देता है। विकास अबुल आज़ाद की तरह घूंसों और लातों की बारिश कर देता है। वहां मौजूद सारे लोग समझ गए थे कि अब अबुल आज़ाद का जिंदा बचना मुमकिन ही नहीं है। विकास के इतने मारने के बावजूद एक भी पंच अबुल आज़ाद को हिट नहीं हुआ। ये देखकर वहां मौजूद सारे लोग शॉक के मारे फ्रीज हो गए और एंड्रू की तरफ देखने लगे। एंड्रू के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान थी। उसके बाद वहां जो हुआ इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तभी एक जोरदार पंच विकास के चेहरे पर आकर लग जाता है, जिसकी वजह से विकास कुछ कदम पीछे चला जाता है और उसके नाक से खून निकलने लगता है। वहां मौजूद लोगों को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि किसी ने विकास को पंच कर दिया। आज से पहले भी विकास ने कई लड़ाइयां लड़ी थी जहां उसे खरोच तक नहीं आई थी और वो जीत गया था, लेकिन यहां सिचुएशन कुछ और थी। उसके बाद जो हुआ ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। उसके बाद विकास अपने हमलों को तेज करता है, लेकिन कुछ वक्त के बाद एक और पंच विकास के आंख में लग जाता है। विकास अपना आंख पकड़ लेता है। विकास के इसी बात का फायदा अबुल आज़ाद उठाता है। अबुल आज़ाद एक रनअप लेता है और ऊपर उछलते हैं और अपने कोहनी से विकास के सर पर एक खतरनाक वार करता है, जिसके वजह से विकास का सर फट जाता है और खून बाहर निकलने लगता है। इससे पहले कि विकास कुछ कर पाता, अबुल आज़ाद एक और खतरनाक पंच सीधे विकास के गर्दन पर मारता है, जिसकी वजह से हड्डी टूटने की आवाज़ पूरे रिंग में गूंज जाती है। कुछ वक्त तक तड़पने के बाद विकास वहां अपना दम तोड़ देता है। ये सब इतना जल्दी हुआ था कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया था कि आखिर हुआ क्या। किसी को भी अभी तक इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था एक बच्चे ने विकास को रिंग में मार डाला था। सत्या की हालत इस वक्त ऐसी थी जैसे किसी ने उसे नंगा करके सड़क पर छोड़ दिया हो। वासु रेड्डी भी अपने सारे गार्ड्स को लेकर रिंग के पास आ जाता है। उसे पता था कि सत्या के लोग यहाँ कुछ भी कर सकते थे। जैसे ही विकास मारा गया, वहां के सारे गैंग वाले जो लड़ाई से पहले सत्या की गुणगान कर रहे थे वो अपना रंग बदलकर अब एंड्रू के साथ आकर अब सत्या की बुराई करने लगते हैं। वासु रेड्डी उन लोगों के बीच आता है और कहता है कि आज से एंड्रू ही अंडरवर्ल्ड का बादशाह है और अब सत्या की जिंदगी का फैसला भी एंड्रू का होगा। अब सत्या के सारे बिजनेस और प्रॉपर्टीज एंड्रू की हुई। अब सत्या का गैंग भी एंड्रू का हुआ। इतना कहने के बाद वासु रेड्डी वहां से चला जाता है और एंड्रू सत्या को देखते हुए मुस्कुराने लगा। वहां मौजूद किसी को भी पता नहीं था कि अब सत्या का क्या होगा। सत्या अब सब कुछ हार चुका था। उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसके गैंग के सारे लोग एंड्रू के पैरों में गिर गए थे ताकि अपने जान को बचा सके। एंड्रू ने भी तरस खाकर उन लोगों को छोड़ दिया और उन्हें अपने गैंग में शामिल कर लिया। अबुल आज़ाद भी अब रिंग से बाहर आ गया था। उसे भी थोड़ी बहुत खरोचें आई थी, लेकिन वो अभी बिल्कुल ठीक था। एंड्रू सत्या के पास आ जाता है, उसे घुटने पर बिठा देता है और कहता है कि अब पता चलेगा मुंबई को कि अब मुंबई में नया बादशाह आया है। उसके बाद वो लोग सत्या को लेकर सबवे से बाहर आ जाते हैं। एंड्रू और उसके लोग सत्या को लेकर सबवे के बाहर आ गए थे। सारे लोग अब इस बात को समझ गए थे कि अब एंड्रू का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। एंड्रू के पास अबुल आज़ाद जैसा लड़ाका था जिसने विकास को कुछ ही देर में ढेर कर दिया था। एंड्रू बाहर आते ही सत्या को उसके ही जीप के पीछे बांध देता है और जीप पर बैठकर मुंबई के चक्कर लगाना शुरू कर देता है। काफी देर तक इधर उधर चक्कर लगाने के बाद वो लोग उसी चौराहे पर रुकते हैं जहां पर उन लोगों ने शंकर को मारा था। वहां पर सारे रास्ते को रोक लिया जाता है और एंड्रू उस चौराहे पर खड़ा हो जाता है। सत्या को उन लोगों ने जीप के पीछे बांध दिया था और उसे मुंबई की सड़कों पर घसीटते हुए उस चौराहे तक लेकर आए थे, जिसकी वजह से सत्या का पूरा शरीर छिल गया था और जगह जगह से खून निकलने लगा था। सत्या को वो लोग उठा के चौराहे के ऊपर रस्सी के सहारे टांग देते हैं। एंड्रू वहां मौजूद सारे लोगों को चिल्लाते हुए कहता है कि मुंबई पर सत्या का राज खत्म हो गया है और अब वहां पर मेरा राज होगा और आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि अगर कोई मेरे खिलाफ गया तो उसका क्या अंजाम होगा। सारे लोगों को पहले ही इस बात का पता चल गया था कि विकास जैसा लड़ाका एंड्रू के लाए गए लड़ाके के हाथों मारा गया था और अंडरवर्ल्ड में तख्ता पलट हो गया था। एंड्रू के इशारे पर उसके लोग रस्सी को नीचे करके सत्या को नीचे लाते हैं और एंड्रू एक खंजर निकालकर पहले सत्या के दोनों हाथों को काटकर उसके शरीर से अलग कर देता है, जिसकी वजह से सत्या के मुंह से एक कान फाड़ देने वाली चीख निकलनी शुरू हो जाती है। वहां मौजूद लगभग लोग अपने आंखों को बंद कर लेते हैं। सत्या जो कुछ वक्त पहले पूरे अंडरवर्ल्ड का बादशाह था उसकी अब कुत्ते के जैसी हालत हो गई थी। एंड्रू उसके बाद जोर जोर से हंसने लगता है और सत्या के दोनों पैरों को भी उसके शरीर से अलग कर देता है। वहां सत्या के गैंग वाले और बलवीर भी मौजूद था, जिनकी तो सत्या की ऐसी हालत देखते ही रोंगटे खड़े हो गए थे। आखिरकार कुछ वक्त के बाद एंड्रू सत्या को इस दर्द से आज़ाद कर देता है और उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। उसके सर को रस्सी से बांधकर चौराहे पर लटका देता है। उसी वक्त पुलिस भी वहां पहुंच गई थी और एंड्रू पुलिस को देखते हुए कहता है कि अगर सत्या का सिर वहां से नीचे उतरा तो मैं पूरे मुंबई में आग लगा दूंगा। पुलिस भी इस बात से काफी डर गई थी कि एंड्रू का अगला कदम क्या होगा। आज से पहले कोई भी एंड्रू को जानता नहीं था, इसीलिए कोई भी यह नहीं बता सकता था कि एंड्रू अंडरवर्ल्ड की क्या हालत करने वाला है।
पुलिस वाले भी वहां से सत्या के सर को छोड़कर उसका शरीर वहां से चले जाते हैं। एंड्रू उसके बाद पूरे मुंबई पर 6 सालों तक राज करता है और अपने खिलाफ जाने वाले सब लोगों को खत्म कर देता है। अयान फिर से आदित्य को रोक देता है और कहता है कि उस विदेश वाले प्रोजेक्ट का क्या हुआ। आदित्य कहता है कि यह प्रोजेक्ट उसी जगह पर हुआ, लेकिन बस्ती वालों को दूसरी जगह जमीन देना पड़ा। वो स्लम एरिया जो तुम्हारे घर के पास है न, वहीं उन बस्ती वालों को बसाया गया। अयान आगे की कहानी कहने के लिए कहता है। आदित्य कहता है कि 6 साल बाद एंड्रू के गाड़ी में एक ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से एंड्रू के साथ उसके पूरी परिवार का खात्मा हो गया। उस वक्त एंड्रू का राइट हैंड था वसीम अंसारी और अबुल जाफर, और उसका लेफ्ट हैंड था जाफर। उसके बाद एंड्रू की जगह कौन लेगा, इस पर जंग छिड़ गई। उस वक्त बहुत बड़ा गैंग वार हुआ था, जिसमें एक भैरो गैंग था और दूसरा अबुल आज़ाद और वसीम अंसारी थे। जाफर को पूरा भरोसा था कि भैरो गैंग ही जीतेगा, लेकिन अबुल आज़ाद ने भैरो को धोखे से मार दिया और खुद पूरे मुंबई का आका बन गया। जाफर को अपने जान बचाने के लिए अबुल आज़ाद के कदमों में गिरना पड़ा। अबुल आज़ाद ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया। एंड्रू को मरवाने वाला भैरो ही था, इसीलिए अबुल आज़ाद ने भैरो के सिर को काटकर उस चौराहे पर लटका दिया जहां एंड्रू ने सत्या को लटकाया था। बलवीर जो सत्या का आदमी था और अब एंड्रू के लिए काम करता था, उसने ही भैरो के साथ मिलकर धोखे से एंड्रू के गाड़ी में ब्लास्ट करवा दिया था। अबुल आज़ाद ने बलवीर के सर को छोड़कर उसके बाकी बॉडी में इतनी गोलियां मारी थी कि उसके बॉडी में छेद के अलावा कुछ नहीं था। बलवीर के बॉडी का जब पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उसके बॉडी में पूरे 85 गोलियां मारी गई थी, वो भी 4 अलग अलग गन से। उसके बाद कोई भी अबुल आज़ाद के खिलाफ खड़ा नहीं हुआ और जाफर उसके बाद अबुल आज़ाद के दिए गए मौके पर खड़ा उतरा और उसके सबसे वफादार लोगों में से एक बन गया। संजय सिंघानिया नाम का एक छोटा सा व्यापारी वासु रेड्डी के तलवे चाटता था। वासु रेड्डी उसके सन की दिमाग का कायल था, जिसकी वजह से उसने अबुल आज़ाद को कहकर संजय सिंघानिया को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिलवा दिया, जिसकी वजह से संजय सिंघानिया मुंबई के सबसे अमीर लोगों में शुमार हो गया। अयान आदित्य से पूछता है कि ये संजय सिंघानिया के बारे में थोड़ा और बताओ। आदित्य भी अब नशे में आ गया था, जिसकी वजह से वो अयान से कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा था और अयान के हर सवाल का जवाब दिए जा रहा था। आदित्य बीए की एक और घूंट लेता है और कहता है कि संजय सिंघानिया हर नए तरीके के प्रोडक्ट को अपनी कंपनी से लॉन्च करता है। किसी भी कंपनी में कोई भी नई चीज़ क्यों न बने लॉन्च, तो संजय सिंघानिया की कंपनी ही करती है। अगर कोई भी उसके बात को नहीं मानता है तो स्मार्ट तरीके से उसे खत्म करके उसके कंपनी को हथिया लेता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे परिवार को भी संजय सिंघानिया ने ही मारा है। और उसके बाद आदित्य ज़्यादा नशे में होने की वजह से सोफे पर ही सो जाता है। अयान आदित्य की बात सुनकर कुछ सोच में पड़ जाता है। अयान आदित्य की बातों को सुनकर यह समझ गया था कि उसके परिवार को मरवाने के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है। अयान आदित्य की बातों को सुनकर अपना फ़ोन निकालता है और संजय सिंघानिया के कंपनी के किसी नए प्रोडक्ट के लॉन्च के बारे में ढूंढने लगता है। कुछ ही देर के बाद अयान को एक वीडियो मिलता है। उस वीडियो को कुछ दिन पहले ही अपलोड किया गया था। अयान इस वीडियो को शुरू करता है और देखता है उस वीडियो में संजय सिंघानिया एक ऐसी एंटीबायोटिक दवा को लॉन्च करने वाला है जो कोई साइड इफेक्ट नहीं देती। उस एंटीबायोटिक दवा का नाम एंटीसोल था, जिसे देखकर अयान को कुछ याद आता है। जब अयान कॉलेज से वापस अपने घर में आया था तो उसने अपने पापा के मुंह से कई बार एंटीसोल का नाम सुना था। अयान सिर्फ इतना ही सुन पाया था कि उसके पापा किसी से बात कर रहे थे कि एंटीसोल के मार्केट में उतरते कि उनकी कंपनी की शेयर्स में एक बहुत बड़ा उछाल आएगा और उनकी कंपनी मुंबई की सबसे बड़ी कंपनी होने वाली थी। अयान ये सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र संजय सिंघानिया के पीछे खड़े हुए एक आदमी पर पड़ती है। उस आदमी का नाम उत्कर्ष श्रीवास्तव था। उत्कर्ष श्रीवास्तव अयान के कंपनी का सबसे अच्छा साइंटिस्ट था, जिसका उसके कंपनी के राइज में एक बहुत बड़ा योगदान था। उत्कर्ष श्रीवास्तव फॉरेन से पढ़कर आया था और अजय रहेजा का काफ़ी अच्छा दोस्त था, जिसकी वजह से उसने अजय रहेजा के कंपनी को ज्वाइन करके काफ़ी मदद की थी। वो वहाँ मौजूद सारे साइंटिस्ट्स का हेड था और उसकी वजह से कंपनी ने कुछ ही साल में सारे कंपनी को पीछे छोड़कर मुंबई के टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनी बन गया था। अयान अपना फ़ोन निकलता है और उत्कर्ष श्रीवास्तव को फ़ोन मिलाने लगता है। फ़ोन पूरा रिंग होता है लेकिन कोई नहीं उठाता। अयान बार बार फ़ोन लगाता है लेकिन उसका फ़ोन कोई नहीं उठाता। अयान सोचता है कि उत्कर्ष अंकल को क्या हो गया है, वह तो हमेशा मेरा फ़ोन उठाया करते थे सिर्फ एक ही रिंग में, लेकिन आज तो मेरा फ़ोन उठाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अयान उसके एक साथी को फ़ोन लगाता है और वह फ़ोन उठा लेता है। जैसे वह फ़ोन उठाता है तो अयान कहता है, राजीव अंकल, मुझे उत्कर्ष अंकल से बात करना है। राजीव उड़ा से कहता है, माफ़ करना अयान, लेकिन सर अभी बहुत बिजी है, जब वह फ्री होंगे तो मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बता दूंगा। इससे पहले कि अयान कुछ और बोल पाता, राजू फ़ोन काट देता है। अयान सोचता है कि उसे उत्कर्ष अंकल से मिलना चाहिए। तभी उसे याद आता है कि अभी उसका हाथ टूटा हुआ, जिसकी वजह से अगर उधर कुछ गड़बड़ हुई तो उसके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। अयान काफ़ी वक्त सोचता है, तब उसे याद आता है कि आज से 1 सप्ताह बाद वह अपने हाथ पर लगे प्लास्टर को कटवा सकता है।
अयान डिसाइड करता है कि वह अपने परिवार के मौत की छानबीन एक सप्ताह बाद शुरू करेगा। आज पूरा एक सप्ताह बीत गया था। आर्यन हॉस्पिटल पहुंच गया था ताकि अपने हाथ के प्लास्टर को कटवा सके। अयान हॉस्पिटल पहुंचता है और डॉक्टर से सलाह मशवरा लेने के बाद अपने प्लास्टर कटवाने के लिए चला जाता है। कुछ मिनट के बाद अयान का प्लास्टर कट ही जाता है और अयान अपने आप को किसी चीज़ से आज़ाद महसूस कर रहा था। कुछ हद तक अयान को अपने हाथ को हिलाने डुलाने में दिक्कत आती है, लेकिन कुछ वक्त बाद वो भी ठीक हो जाता है। अयान उसके बाद सारे बिल चुका देता है और जैसे ही हॉस्पिटल से निकलने के बारे में सोचता है तो उसे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मचती हुई दिखाई देती है। अयान देखता है कि हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर और नर्स दौड़ते हुए एक तरफ जा रहे थे। काफ़ी देर तक अयान इसे देखता है लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। अयान सोचता है कि अब उसे हॉस्पिटल से बाहर निकल जाना चाहिए। इससे पहले कि अयान वहां से बाहर निकल भी पता कि तभी अचानक कई गार्ड्स के ड्रेस पहने हुए लोग पूरे हॉस्पिटल के रास्तों को घेर लेते हैं और आम लोगों को अंदर आने या जाने का रास्ता बंद कर देते हैं। अयान को अब निराशा हो रही थी कि वो हॉस्पिटल में हो रहे तमाशा को देखने के लिए क्यों रुका। तभी अयान देखता है कि कुछ लोग एक आदमी को हॉस्पिटल के अंदर स्ट्रेचर पर लिटा कर लाते हैं और सारे डॉक्टर उस आदमी का इलाज शुरू कर देते हैं। अयान मन ही मन सोचता है कि पक्का ये आदमी काफ़ी अमीर होगा, इसलिए डॉक्टर्स ने फट से इसकी इलाज शुरू कर दी, वरना गरीब लोगों का इलाज करने में तो घंटों लगा देते हैं। अयान जिस हॉस्पिटल में खड़ा था उसका नाम सिटी हॉस्पिटल था। वो मुंबई के बड़े हॉस्पिटलों में से एक था। वहाँ अक्सर अमीर लोग ही आते थे, गरीब लोग भी कभी कभार आ ही जाते थे एक्सीडेंट केस में। अयान आज यहाँ आखिरी बार आया था क्योंकि उसके पास अब 10 लाख रुपए ही बचे थे जिससे उसे 1 साल तक चलाना था। अयान वहाँ एक वार्ड बॉय को रोकता है और उससे पूछता है कि यहाँ आखिर हो क्या रहा है। पहले तो वो अयान को गुस्से से देखता है लेकिन बाद में बोलता है कि मिनिस्टर वासु रेड्डी को अभी हार्ट अटैक आया है जिसकी वजह से उन्हें यहाँ लाया गया है और डॉक्टर्स उनका सर्जरी कर रहे हैं। अयान उससे पूछता है कि हम लोगों को यहाँ रोका क्यों गया है। वो वार्ड बॉय कहता है कि अगर उन्हें खून की ज़रूरत पड़ी तो यहाँ मौजूद किसी न किसी से उनका ब्लड ग्रुप मैच हो ही जाएगा और उससे ब्लड ले लिया जाएगा। उसके बाद वो वार्ड बॉय वहाँ से चला जाता है। अयान सोचता है कि ये लोग भी अजीब मेंटालिटी के होते हैं। अयान देखता है कि हॉस्पिटल के बाहर काफ़ी गाड़ियाँ आ जाती है जिसमें से निकले लोगों को देखकर अयान शॉक के मारे फ्रीज हो जाता है। अयान हॉस्पिटल में बैठे बैठे देखता है कि हॉस्पिटल के सामने काफ़ी महंगी गाड़ियाँ आकर रुक जाती। उन गाड़ियों से कुछ लोग निकलते हैं और हॉस्पिटल के तरफ बढ़ने लगते हैं। उन लोगों के बॉडीगार्ड्स उनके लिए रास्ता बनाते जा रहे थे और खासकर मीडिया को उनके पास भटकने भी नहीं दे रहे थे। उनमें से एक संजय सिंघानिया भी था और उसके साथ उत्कर्ष श्रीवास्तव भी था जो अब संजय सिंघानिया का पर्सनल असिस्टेंट बन गया था। उत्कर्ष श्रीवास्तव को ऐसे देखकर तो अयान शॉक के मारे फ्रीज ही हो गया था। उसके बाद वहाँ बहुत सारे नेता और बड़े बड़े बिजनेसमैन और फिल्म स्टार्स भी वासु रेड्डी को देखने आए थे। अयान जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाना चाहता था लेकिन गार्ड किसी को बाहर जाने ही नहीं दे रहे थे। काफ़ी लोगों ने कोशिश की थी लेकिन कोई भी जा नहीं पाया था। कई लोगों ने तो झगड़ा भी कर लिया था लेकिन किसी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। आखिरकार कुछ घंटे बाद वासु रेड्डी का ऑपरेशन हो गया और सारे लोगों को बाहर जाने के लिए रास्तों को गार्ड्स ने खाली कर दिया। अयान भी वहाँ से निकलने लगता है। अयान थोड़ी दूर ही गया था कि उसे पीछे से किसी की आवाज़ आती है कि रुक जाओ अयान। अयान अपना नाम सुनते ही रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। ये आवाज़ एक लड़की की थी जिसे देखकर अयान शॉक के मारे फ्रीज हो जाता है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि स्नेहा ही थी। अयान उसे देखते ही वहाँ से भाग जाना चाहता था लेकिन वो अयान के भागने के पहले ही उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी। इससे पहले कि अयान कुछ बोल पाता स्नेहा कहती है कि क्या बात है, तुम्हारे जैसा आदमी भी इस हॉस्पिटल को अफोर्ड कर सकता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अयान कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ अपने प्लास्टर को कटवाने आया था। स्नेहा कहती है कि क्या हो गया था तुम्हें और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। अयान कहता है कि मुझे कुछ भी हुआ हो तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं। स्नेहा अयान के तरफ देखते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी इकलौती गर्लफ्रेंड हूं तो मुझे जानने का पूरा हक है। अयान स्नेहा की ये बात सुनते ही गुस्से से उबलने लगता है लेकिन हॉस्पिटल में खड़े होने की वजह से शांत होते हुए कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने का सपना छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम इस दुनिया की आखिरी बची हुई लड़की भी होती ना तो मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाता। स्नेहा हंसने लगती है क्योंकि ये बात अयान उसे पहले भी कॉलेज में कई बार सुना चुका था। स्नेहा अपने आप को अयान के मुंह के करीब लाती है और कहती है कि मेरा नाम स्नेहा जिंदल है और मैं जिंदल परिवार की इकलौती वारिस हूँ। मेरे पास हजारों करोड़ की जेजात है और मेरे पीछे काफ़ी लड़के पड़े हुए हैं, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हूँ। इसका ये मतलब है कि मैं तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। वैसे तुम्हें मेरे हजारों करोड़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पीछे पागल हूँ। अयान उससे थोड़ा दूर हो जाता है और कहता है कि मुझे तुम और तुम्हारे दौलत दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए तुम किसी और को ढूंढ लो अपने लिए। उसके बाद अयान वहाँ से निकल जाता है। स्नेहा अयान को जाते हुए देखती है और अपने आप से कहती है कि कब तक तुम मुझे इग्नोर करोगे।
एक दिन तो तुम्हें मेरा हो ही जाना है। स्नेहा एक आह भरती है और वापस अपने पिता के पास चली गई थी। उसके पिता भी यहाँ बासु रेड्डी को देखने आए थे। जैसे ही वो अपने परिवार के पास पहुंचती है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम वहाँ किससे बात कर रही थी। स्नेहा अपनी माँ से कहती है कि वह मेरे कॉलेज में पढ़ता है और मुझे अचानक यहाँ मिल गया। स्नेहा की माँ उसे देखते हुए कहती है कि उसका बैकग्राउंड क्या है और तुम उससे ऐसे बात कर रही थी जैसे वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो। स्नेहा कहती है कि माँ वो एक मिडिल क्लास लड़का है और अपने कॉलेज की फीस भी मुश्किल से भर पाता है। स्नेहा फिर कहती है कि मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने की कोशिश तो कर रही हूँ पर पिछले 3 सालों में उसने मुझ पर घास तक नहीं डाली है। स्नेहा की माँ ये बात सुनकर गुस्से में आ जाती है कि उसकी एकलौती बेटी एक मिडिल क्लास लड़के के पीछे पड़ी है। वो गुस्से में कहती है कि तुम जिंदल परिवार की एकलौती वारिस एक सड़क छाप लड़के के पीछे पड़ी हुई हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? स्नेहा अपनी माँ को प्यार से बैठाते हुए कहती है कि उसे देखते ही मेरे शरीर में कुछ कुछ होने लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हमेशा उसके साथ रहना चाहिए। स्नेहा की ये बात सुनकर उसकी माँ गुस्से में उबली जा रही थी लेकिन उसकी अगली बात सुनकर शांत हो जाती है। स्नेहा कहती है कि आप विश्वास नहीं करोगी मॉम, वो कमाल का लड़का है। जब मैंने उसे पहले अपने करीब लाने की कोशिश की तो मैं सफल नहीं हुई। मुझे लगा कि मेरे परिवार के बारे में जानकर शायद मेरे करीब आ जाएगा, लेकिन आज उसने मुझे कहा कि उसे मुझमें और मेरे दौलत दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हर कोई मेरे दौलत को देखकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है लेकिन उसे मेरे दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप ही बताइए कि मुझे उससे प्यार कैसे नहीं होगा। स्नेहा की माँ कहती है कि कुछ भी हो लेकिन वो हमारे लेवल का नहीं है, इसलिए तुम उसे भूल जाओ। उसके बाद सारे लोग डॉक्टर के बाहर आने की वजह से उनके पास चले जाते हैं। स्नेहा अभी भी यही सोच रही थी कि अयान के करीब जाया कैसे जाए। दूसरी तरफ अयान जैसे ही हॉस्पिटल के बाहर कदम रखता है तो शौक के मारे फ्रीज हो जाता है। स्नेहा दिखने में काफ़ी सुंदर थी, कोई भी एक पल में ही उसका दीवाना हो सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी अयान उसको देखता था तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता था, जिसकी वजह से अयान हमेशा उससे दूरी बनाकर रहता था। अयान हमेशा अपने बिजनेस के रिलेटेड चीज़ों से दूर रहता था जिसकी वजह से काफ़ी कम लोग उसके बारे में जानते थे। स्नेहा को लगता था कि अयान मिडिल क्लास था। स्नेहा को अगर पता चलता कि कभी अयान के पास कभी लाखों करोड़ रुपए थे तो उसका चेहरा देखने लायक होता। अयान इस दौलत की वजह से अपने परिवार से दूर हो गया था, जिसकी वजह से अयान दौलत से नफरत करता, जिसकी वजह से उसे कभी भी अपने परिवार से वो प्यार नहीं मिला था जिसकी उसे ज़रूरत थी। अयान के बाहर नहीं आने की वजह से खुद उसके कंपनी के लोग भी उसे नहीं जानते थे, तो ये बाहर के लोग उसे कैसे पहचान सकते थे। अभी अयान हॉस्पिटल से निकला ही था कि बाहर का नज़ारा देखकर शॉक में फ्रीज हो जाता है। बाहर लगभग हजारों लोग थे जो पूरी हॉस्पिटल को 3 तरफ से घेरे हुए थे और बासु रेड्डी के नाम का जयकारा लगा रहे थे। अयान काफ़ी मुश्किल के बाद आखिरकार सड़क पर पहुंच ही जाता है और पैदल ही अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। आखिर अब उसे पैसे जो बचाने थे ताकि 1 साल तक अपने आप को काम से दूर रख सके। अयान आधे घंटे चलने के बाद अपने घर पहुंच ही जाता है और अपने घर को पूरे तरीके से लॉक कर लेता है क्योंकि वो वक्त भी आ गया था जिसका उसे 1 हफ्ते से इंतजार था। अयान अपने लैपटॉप को निकालता है और उस मेमोरी कार्ड को डिकोड करने चला जाता है जो उसे अक्षय के लाश के पास मिला था। अयान उसे डिकोड करना शुरू ही करने वाला था कि उसके घर का डोरबेल बजने लगता है। अयान जल्दी से उस मेमोरी कार्ड को छुपा देता है और दरवाजे को खोलने के लिए चला जाता है। अयान जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। अयान को ऐसा लग रहा था कि उसने इस आदमी को पहले कहीं देखा था, लेकिन अभी उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने इस अधेड़ उम्र के आदमी को कहाँ देखा था। वो आदमी अयान के कन्फ्यूज़न को समझ जाता है और कहता है कि अयान बाबा, मैं काशीनाथ आपके पिता का P0 था मैं। अयान को तभी याद आता है कि उसने इस आदमी को कहाँ देखा था। अयान कहता है कि माफ़ कीजिएगा काशीनाथ अंकल, वो मैं उन बिजनेस के मसलों से दूर रहता था ना, इसीलिए आपको पहचान नहीं सका। आइए ना अंदर आइए, बैठकर बातचीत करते हैं। काशीनाथ अपने हाथ में मौजूद एक बड़े से पैकेट को अयान की तरफ बढ़ा देते हैं। कहते हैं कि ये आपके माता पिता ने आपको देने के लिए कहा था अगर उनको कुछ हो जाता है तो। अयान पूछता है कि क्या है इसमें और मॉम डैड ने इसे मुझे देने के लिए क्यों कहा था। काशीनाथ अयान को कहते हैं कि मुझे नहीं पता और मैंने कभी इसे खोलकर भी नहीं देखा और सीधा आपके पास ले आया। उसके बाद काशीनाथ वहां से मुड़कर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वो पीछे मुड़कर कहते हैं कि अजय सर ने ये कहा था कि ये आपकी ज़िंदगी को फिर से पटरी पर ले आएगी। उसके बाद वह वहां से चले जाते हैं। अयान उन्हें तब तक जाते हुए देख रहा था जब तक वो अयान के नज़रों से ओझल नहीं हो गए। अयान उसके बाद उस पैकेट को अंदर ले जाकर एक कोने में रख देता है क्योंकि अभी उसका दिमाग सिर्फ उस मेमोरी कार्ड को डिकोड करने पर था, इसलिए उसने उस पैकेट को बिना देखे ही एक कोने में फेंक दिया था। अयान फिर से उस मेमोरी कार्ड को डिकोड करना शुरू करता है। अयान कुछ घंटों के बाद अपने हाथ को अपने पास पड़े हुए टेबल पर मारता है और कहता है कि मुझसे ये डिकोड क्यों नहीं हो पा रहा है, आखिर मुझे हो क्या गया है। अयान थोड़ा पानी पीता है और फिर से काम पर जुट जाता है।
पूरे 6 घंटे के बाद आखिरकार अयान ने उस मेमोरी कार्ड के सारे डाटा को एक पेनड्राइव में डाउनलोड कर लिया था। अयान आखिरकार वह जान पाता जिसकी वजह से अक्षय की जान चली गई थी। दूसरी तरफ शबाना के पास भी अक्षय के लाश के पास से जितनी भी सबूत मिली थी उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई थी और वहां मिले हुए खून का रिपोर्ट भी आ गया था और वहां मौजूद सारे लोगों के फिंगरप्रिंट के भी रिपोर्ट्स आ गई थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक वहां जितने भी लोग मौजूद थे वो सारे लोग पहले से ही अपराधी थे और उनका बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड था। उन लोगों के ऊपर मर्डर, चोरी, डकैती, लूटपाट, बलात्कार जैसे दर्जनों केस थे। जैसे ही शबाना ने ये सब देखा तो वो उन सारे रिपोर्ट्स को लेकर अपने सीनियर के केबिन में पहुंच जाती है। वो अपने सीनियर के केबिन का दरवाजा खटखटाती है और उसके बुलावे पर अंदर दाखिल हो जाती है। अंदर एक 40 साल के आसपास का एक आदमी अपने कुर्सी पर बैठा था। वो यहाँ का सीनियर इंस्पेक्टर था और उसका नाम अखिलेश रावत था। वो शबाना को देखते ही थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया था। शबाना हर छोटी चीज़ के लिए उसे डिस्टर्ब करती तो थी लेकिन उसके किसी भी ऑर्डर को न मानते हुए हमेशा अपनी ही करती थी, जिसकी वजह से अखिलेश हमेशा उस पर नाराज रहता था। अखिलेश शबाना से पूछता है कि तुम फिर से मेरे केबिन में क्या करने आए हो। शबाना उसके सामने अक्षय के फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को बढ़ाती है और कहती है कि आप हमें इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए आपके ऑर्डर्स चाहिए। अखिलेश उस रिपोर्ट को पढ़ते ही उसके हाथ से रिपोर्ट नीचे गिर जाता है।